एपिसोड की शुरुआत होती है। अब उसके सारे दोस्त ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि आखिर लिवॉन जो कि इतने कम लेवल का कल्टीवेटर है, आखिर इसने तो कमाल ही कर दिया, डिमन लॉर्ड को इसने जान से मार डाला है। अब सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। लड़कियां तो उससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन लिवॉन यही सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे गिर जाता तो इस हीरोइक फॉल डाउन के कारण उसके सेक्रीफाइस पॉइंट्स में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती। अब उसकी ये प्लानिंग कि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने के लिए आगे अब किस तरह से मरा जाए या किस तरह से और ड्रामा रचाया जाए, वो यही सोच रहा होता है कि सारे डिसाइपल्स वहां पे पहुंच जाते हैं और इस खुशी को मनाने के लिए वो लिवॉन को उठा लेते हैं और चेयर करने लगते हैं। यहाँ लिवॉन तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता है, जहाँ ये डिसाइपल्स उसकी कदर नहीं किया करते थे और आज वो उसी के लिए ही चेयर कर रहे हैं। लिवॉन की इस जीत को देख करके तो एल्डर्स भी हैरान थे और यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं उन्होंने एक अहम फैसला कर लिया होता है। वो उन बच्चे कुछ डेमन सेक्ट के बंडों से कहते हैं कि तुम्हारा जो डेमन लॉर्ड है वो मर चुका है और अगर अभी भी यहाँ पे फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर समझ लो कि तुम्हें बिना कोई रहम के ही यहाँ पे मार डाला जाएगा। अब मरने का सुन करके ये तो भय से घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाते जाते ये कह जाते हैं कि इस बात की वो सूचना अपने सबसे हायर लॉर्ड को जा करके देंगे। अब यहाँ पे सेक्ट लीडर ने लिवॉन के लिए क्या अहम फैसला किया होता है वो बाकी के एल्डर्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसपे वो भी हामी भर देते हैं क्योंकि उनका कहना था कि उस डिमन लॉर्ड को मारने के चक्कर में लिवॉन ने तो अपनी लाइफ स्पैन से पता नहीं कितनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर दिया है। इसलिए सेक्ट लीडर ने ये जो डिसीजन लिया है इस पे सारे एल्डर्स यहाँ पे एग्री कर रहे होते हैं। अब ये डिसीजन क्या होता है वो थोड़ी देर में पता चलेगा। इधर दूसरी तरफ लिवॉन जो होता है वो अपने सारे दोस्तों और एल्डर्स को सही सलामत देख करके काफी खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी 2 पल की रहती है क्योंकि वो अचानक से वहाँ बेहोश हो जाता है। आगे जब उसे अपने कमरे में होश आता है तो वो अपने आप को चेक करने के लिए कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू करता है, जहाँ पे उसे अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में पता लगता है कि ये जो अभी अभी वो बेहोश हुआ था किसी इंजरी के कारण नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि थकान के कारण वो बेहोश हो चुका था। आगे उसकी सिस्टम उसे स्क्रीन पे कुछ दिखाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उस हीरोइक सेक्रीफाइस के कारण उसे जो इतने सारे पॉइंट्स मिले थे इनमें से अभी भी 28 पॉइंट्स अभी उसके बाकी हैं। वो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को किस चीज में खर्च करेगा इसी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वो अगर अभी के अभी इन पॉइंट्स को खर्च नहीं करता है तो इतनी मेहनत से उसने ये जो पॉइंट्स कमाए हैं वो बस गायब भी हो जाएंगे कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। यहाँ पे लिवॉन से मिलने के लिए आरओ आई होती है सेक्ट लीडर का एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। वो उससे कहती है कि सेक्ट लीडर ने अभी के अभी तुम्हें सेक्ट हॉल में बुलाया है, सभी लोग तुम्हारा वहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे लिए सेक्ट लीडर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जिसका वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अब आगे जैसे ही लिवॉन उस हॉल में पहुंचता है वहाँ पे तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सारे बस सीरियस वे में घूर ही रहे होते हैं लिवॉन को। उसे लग रहा होता है कि न जाने उसे यहाँ पे क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन उसके आते ही जो सेक्ट लीडर होते हैं वो लिवॉन पे चिल्लाने लगते हैं, इस तरह से खड़े क्या हो, मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। जिस पे लिवॉन डर जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर मैंने क्या गलती की है जो आप मुझे नील डाउन होने का कह रहे हैं। जिस पे सारे एल्डर्स उस पे चिल्लाते हुए एक साथ कहते हैं कि हमने कहा ना यहाँ पे नील डाउन हो जाओ। बेचारा लिवॉन वहाँ तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाता है। अब आगे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं। इस बार वो जो फैंटम फायर सेक्ट ने जो हम लोगों पे अटैक किया था वो अटैक काफी ज्यादा हम पे भारी पड़ा, लेकिन सिर्फ लिवॉन की ही स्ट्रेंथ के कारण हम उस अटैक से बच गए। लिवॉन ने तो अकेले ही उस डिमन लॉर्ड का खात्मा भी कर डाला और हमारे इस क्लैन को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाया है। और आज जो कुछ हमारे सेक्ट में हुआ है ये सभी ने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए क्या किसी को लिवॉन की स्ट्रेंथ पे कोई शक है? अब किसी को इस पे तो ऑब्जेक्शन नहीं होती, इसलिए सारे डिसाइपल यहाँ पे एक साथ हामी में अपना सर झुकाते हैं। अब आगे यहाँ सेक्ट लीडर फिर से कहना शुरू करते हैं कि लिवॉन ने जो आज बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ स्पैम के एक लाइफ को दे करके, और हमारे इस जीनी सेक्ट को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा जो अपनी लाइफ स्पैम का सेक्रीफाइस किया है बिना कोई हेजिटेशन के, इसके लिए लिवॉन को तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने तो इतनी जनरस तरीके से अपनी मौत को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो इसके इस हीरोइक सेक्रीफाइस के कारण उसे श्योरली ऐसा रिवॉर्ड दिया जाएगा जिससे उसके कल्टीवेशन में और भी ज्यादा इंक्रीज आएगा। तो क्या यहाँ लिवॉन के रिवॉर्ड दिए जाने के कारण किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? जिस पे सारे डिसाइपल्स एक ही साथ कहते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आगे यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं वहाँ पे, ये ऐलान करते हुए कि जब ऐसे ही बात है तो आज के बाद से मैं इस जीनी सेक्ट का ये जो सेक्ट लीडर का पद है इसे खुद त्यागता हूँ
और हमारे इस जीनियस सेक्ट का जो अगला सेक्ट लीडर होगा उसे मैं लिवॉन को बनाता हूँ, क्योंकि लिवॉन ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखा करके ये साबित कर दिया है कि वो ही हमारे इस जीनियस सेक्ट का अगला लीडर बनेगा और इसे सक्सीड करेगा। अब ये सुनकर के यहाँ सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। सेक्ट लीडर तो यहाँ अपनी पोजीशन को ही छोड़ रहे हैं और यहाँ पे लिवॉन को अगला सेक्ट लीडर बना रहे हैं। अब वहाँ सारे डिसाइपल्स में आपस में खुसुर फुसुर चालू हो जाती है। सबसे ज्यादा हैरान यहाँ लिवॉन ही रहता है। सेक्ट लीडर से इस पोजीशन के लिए आग्रह करने लगता है कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा लो है मास्टर, इसीलिए मैं इस इतने बड़े सेक्ट की जिम्मेदारी एज अ सेक्ट लीडर नहीं उठा पाऊंगा और ना ही इस सेक्ट का मैं लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ। जिसपे सेक्ट लीडर उसे कहते हैं कि अब हमारी इस सेक्ट की पूरी लेगेसी तुम्हारे हाथ में है। मैंने बाकी के एल्डर से पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। वे सभी भी यही चाहते हैं कि तुम्हें ही अगला सेक्ट लीडर बनाया जाए, क्योंकि आज जो डिमन लॉर्ड ने हम पर हमला किया था उसे रोकने के कारण मुझे काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी हैं और मेरी इन इंजरीज को ठीक होने में आधे साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ के सेक्ट लीडर की पोजीशन को छोड़ रहा हूँ और इस फैसले पे पहुंचा हूँ कि जब तुमने हमारे इस सेक्ट के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने से तुम पीछे नहीं रहे, तो हमारे सेक्ट को आगे सक्सीड करने के लिए तुमसे अच्छा बंदा कोई नहीं है। मुझे तो अपने आप पे ही शर्म आती है कि उस हमले पे मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और सेक्ट लीडर होने के बावजूद भी इंजर्ड होकर के मैं किनारे पड़ा रहा और अपनी इस नाकामी पे मुझे अफसोस है। इसलिए मैं आगे सेक्ट लीडर बनना कंटिन्यू नहीं कर सकता और अगर तुम हमारी इस जीनियस सेक्ट के अगले सक्सेसर नहीं बनोगे तो तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो हमारी इस सेक्ट लीडर की पोजीशन को संभाल सके। यहाँ पे लीडर के इस भाषण पे सभी लोग यहाँ पे एग्री करते हैं, लेकिन यहाँ लिवॉन फिर भी नहीं मान रहा होता है। इस पे सेक्ट लीडर उसे कहते हैं कि मैं अभी भी इस जीनियस सेक्ट का एक सेक्ट लीडर हूँ और तुम इस सेक्ट के डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। इसलिए मैं अब ऑर्डर देता हूँ कि अब से तुम ही इस सेक्ट के सेक्ट लीडर हो। अब आगे सेक्ट लीडर का बैच वो वॉनियन की तरफ दिखाते हैं और इस यंगर जनरेशन को सेक्ट लीडर की पोजीशन पास ऑन कर देते हैं। अब इससे पहले ना चाहते हुए भी यहाँ लिवॉन इतनी बड़ी सेक्ट की जिम्मेदारी को संभाल पाता। वहाँ चारों ओर हलचल मचने लगती है। कोई सेक्ट के बाहर खड़ा होता है जो कि एकदम भयानक आवाज में उन्हें ललकार रहा होता है। उनसे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फायर फैंटम सेक्ट को चैलेंज करने की। तुमने मेरे एक बहुत ही खास डिमन को मार डाला है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। अंदर क्या दुबक के बैठे हो, हिम्मत है तो बाहर आओ। सारे एल्डर्स के साथ साथ डिसाइपल्स भी बाहर निकलते हैं और वे सभी ही अपने पावर का यूज करके एक तगड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे फिलहाल के लिए वो इस अटैक से बच पाए। अब ये जो अटैक होता है दूसरी पार्टी की तरफ से वो काफी ज्यादा तगड़ा होता है। पिछली बार के मुकाबले में अब भी और ज्यादा बंदे आए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए। अब उस फैंटम फायर सेक्ट के सबसे बड़े विलेन की यहाँ पे एंट्री होती है, जो कि उनका बहुत बड़ा सेक्ट लीडर है। इसे देख करके यहाँ जीनी सेक्ट के जो लीडर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग कभी ना कभी जरूर आओगे, लेकिन फैंटम फायर सेक्ट का जो सेक्ट लीडर है इतना ज्यादा बेसब्रा होगा कि वो कुछ ही घंटों में वापस यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हमने नहीं सोचा था। अब ये जो सेक्ट लीडर होता है वो पर्पल फायर डिमन लॉर्ड होता है। इसके पास ग्रीन नहीं बल्कि पर्पल फायर की ताकत होती है, जो कि ग्रीन वाले से कई और ज्यादा गुना घातक है। आगे वो पर्पल फायर डिमन लॉर्ड उन सभी से कहता है कि आज मैं तुम सभी को ही एक ही जगह पे गाड़ डालूंगा, क्योंकि तुम सभी ने ऐसी हिम्मत की हमारे सेक्ट को चैलेंज करने की। आज तुम सबकी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे अंदर के सोल्स को भी मैं जला करके राख कर दूंगा। यहाँ पे एक ऐसी आग में लगाऊंगा जिससे जीनी सेक्ट के एक डिसाइपल तो क्या, यहाँ पे एक कीड़े का भी बच पाना नामुमकिन होगा। अब ऐसा कहते ही वो उन सभी पे एक ही बार में घातक अटैक करता है। इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सारे डिसाइपल्स के साथ जो एल्डर्स होते हैं वो इस दबाव को नहीं झेल पाते। उनका तो यहाँ पे हिल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था, तो वो इस एक्सट्रीम प्रेशर को आखिर क्या ही बर्दाश्त कर पाते। लेकिन यहाँ हमारे हीरो लिवॉन के तो कुछ और ही बात है। वो अपनी तलवार को अपेयर करता है और उस डिमन लॉर्ड के सामने तन के खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन अब ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब की बार ये जो पर्पल डिमन लॉर्ड है उसने इन सबको एक साथ मारने के लिए अपने पर्पल फायर का यूज किया होता है।
अब ये जो इसकी बैंगनी आग होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इससे पहले कि ये आग की चपेट में सारा सेक्ट और उसके सारे डिसाइपल्स आ जाते और मारे जाते, इस अटैक को कोई रोक लेता है और ये एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। अब इसके आ जाने से सभी लोग यहाँ पे राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जीनियस सेक्ट के एल्डर्स ने यहाँ पे अपने सेक्ट को बचाने के लिए जिस रीइंफोर्समेंट्स मंगवाने की वो बात कर रहे होते हैं, वो उनकी मदद करने के लिए अब आ चुके थे। ये जो इन्फॉर्मेंट्स वाले होते हैं ये शॉर्ट सेक्ट के होते हैं, और ये जो शॉर्ट सेक्ट है वो राइटियस पाथ पे आने वाले उन 5 मेजर सेक्ट्स में से एक है, और इन 5 मेजर सेक्ट को मिला करके ही राइटियस अलायंस बनती है और यही धर्म मार्ग पे चलते हैं और डेमन सेक्ट के इवल हरकतों से सभी को बचाते हैं उन्हें मारकर। इस पे जो डेमन लॉर्ड होता है वो उस लड़की से कहने लगता है कि कौन हमारा मुकाबला करने के लिए सामने आया है और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे इस अटैक को रोकने के लिए, आखिर तुम हो कौन। जिस पे लड़की निडरता से यहाँ पे अपना परिचय देती है कि वो एक मिंगशान सॉर्ड सेक्ट की एक डिसाइपल ज़ाओ यूलो है। अब ये ज़ाओ यूलो काफी ज्यादा फेमस बंदी है। इसका नाम सुनते ही सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस है और ज़ाओ यूलो खुद उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे आई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा अब निश्चिंत होते हैं कि अब तो सिस्टर यूलो यहाँ पे खुद आ चुकी हैं, तो अब इस डिमन सेक्ट वालों की बैंड बजा देंगी। इस पे वो जो डिमन लॉर्ड होता है वो उस ज़ाओ यूलो से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने अच्छे इरादे पे पानी फेरने की। अब वो बुढ़ा उसे मारने के लिए अपने उस बड़े से मुखौटे से ही एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फायर बॉल निकालता है, क्योंकि जैसे ही यूलो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यूलो ने उसे एक झटके में ही फिनिश कर दिया था। वो अपने सिक की सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करती है और ये टेक्निक थंडर मेथड होती है, जिसके एक अटैक से ही वो जो बड़ा सा मार्क्स होता है उसमें कई सारी दरारें पड़ जाती हैं और वो मार्क्स जो होता है वो अनगिनत हिस्सों में वहां पे टूट कर बिखर जाता है। अब यहाँ पे जो लिवॉन होता है उस यूलो के इस शानदार अटैक को देख करके कि किस तरह इसने एक ही अटैक में ही उस मखौटे का काम तमाम कर दिया है, वो तो दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि इन राइटियस अलायंस की जो ताकत है इसका मुकाबला तो किसी भी से नहीं किया जा सकता। इसी तरह उन 2 जुड़वा तलवारों ने उस मखौटे को इस तरह से भेदा होता है, वो जो मार्क्स होता है वो क्रैक होकर के हजारों पीसेस में टूट जाता है। उस मार्क्स के टूटते ही उस डिमन लॉर्ड की शक्तियां कम हो जाती है, लेकिन वो ये कहती है तुम्हारा ही नाम ज़ाओ यूलो है, मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। बाकी वो जो तलवारें होती है वो उस डिमन लॉर्ड के पीछे पड़ जाती है। इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाती, डिमन लॉर्ड अपनी इवल शक्ति का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। अब आगे यूलो ने यहाँ पे जीनी सेक्ट को इतने बड़े खतरे से बचा लिया होता है, इसलिए यहाँ पे एल्डर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसपे यूलो से कहती है कि हम सभी राइटियस अलायंस के सेक्ट हैं, तो एक दूसरे पे इस तरह का अगर खतरा मंडराएगा तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, इसलिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे यूलो को यहाँ पे एल्डर अंदर बुला रहे होते हैं, लेकिन यूलो जो होती है बीच में उनकी बात को काट देती है, कहते हुए कि मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। वो अपने पास से खास तरह के 2 इंसेंस स्टिक निकालती है। ये खास तरह की धूप होती है जिसे वो जला करके अपने शॉर्ड मास्टर को थैंक यू कह रही होती है उनके हेल्प के लिए। वो लोग उन 2 तलवारों से बात करने लगती है और उन्हें अपना शॉर्ड मास्टर कहती है। ये देख करके आरो सोचने लगती है कि आखिर ये सिस्टर यूलो यहाँ पे क्या कर रही हैं, जिसपे होंग उसे बताता है कि ऐसा सुना गया है कि मिंगशान सेक्ट की ये जो 2 जुड़वे तलवारें हैं वो बहुत ही खास हैं। इनके अंदर ऐसी स्पिरिट स्टोन्स हैं जो कि एक्सट्रीमली प्राउड करती हैं अपने आप पे, इसलिए अगर इन्हें खुश नहीं किया गया तो ये नाराज हो जाती हैं। अब आगे उन अगरबत्तियों के खत्म होती ही वो 2 तलवारें यहाँ पे हिलने लगती हैं जैसे कि अपना गुस्सा जता रही हो। इस पे यूलो कहती है कि शॉर्ड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये जो इंसेंस स्टिक है काफी ज्यादा महंगे आते हैं, इसलिए मैंने 2 ही खरीदा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए, ये मेरी गलती है, इसलिए अगली बार के लिए आप लोगों के लिए मैं गोल्ड वैल्यू इंसेंस स्टिक लाऊंगी। अब यहाँ पे जो लिवॉन होता है वो एल्डर्स पूछने लगता है कि क्या ये जो इंसेंस स्टिक है ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगी है, जिसमें एल्डर उसे बताते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते ये उतनी ज्यादा महंगी है। पिछले महीने ही एक इंसेंस स्टिक की कीमत 50,000 रुपए लगाई गई और ये इतनी ज्यादा रेयर है कि हर महीने इसकी कीमत बढ़ती जाती है। लिवॉन ये सुनते ही हैरान रह जाता है कि इस यूलो को तो 2 इंसेंस स्टिक खरीदने में ही गरीबी का सामना करना पड़ गया होगा, क्योंकि 2 अगरबत्ती की कीमत 1 लाख है। अब आगे यूलो उन डिमंस के अटैक करने का कारण पूछती है एल्डर से, जिसपे वो बताते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे लिवॉन ने उस वैली में एक डिमन को मार डाला था। उसने उस डिमन को मारने के लिए अपनी एक रहस्यमय टेक्निक का यूज किया था। इसी का बदला लेने के लिए ये डिमंस लॉर्ड हम पे अचानक आक्रमण कर रहे हैं,
लेकिन उन डिमंस को मारने के कारण लिवॉन की 10 साल की जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो गई है। इसलिए एल्डर जो होते हैं यहाँ पे यूलो से रिक्वेस्ट करने लगते हैं अगर मिंगशान सॉर्ड सेक्ट में कुछ ऐसा मैजिकल ट्रेजर है जिसके कारण लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके तो वो यहाँ लिवॉन को दे दे। जिसपे यूलो से कहती है कि लिवॉन ने यहाँ पे जो अपनी लाइफ स्पैन को सेक्रीफाइस किया है इसका रिपोर्ट मैं जरूर राइटियस अलायंस को करूंगी, जिसके कारण तुम्हें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन रही बात उन मैजिकल एटम्स की जिनका यूज करके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, तो वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और उनकी कीमत उस अलायंस में कुछ ज्यादा ही महंगी होती है। उन मैजिकल ट्रेजर्स को खरीदने के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि उसे ये मैजिकल आइटम मिलेगा कि नहीं। लेकिन राइटियस अलायंस में सिर्फ अप्लाई करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वो मैजिकल आइटम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यहाँ एल्डर जो होते हैं इस बात पे अड़ जाते हैं। वो यूलो से यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मांगने लगते हैं कि अगर आप लिवॉन की मदद कर दी तो हमारे ये पूरा जीने सेक्ट जो है वो आपकी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेगा। जिसपे यूलो से कहती है कि वो मैजिकल एटम्स डायरेक्टली उसे तो नहीं दिलवा सकती, लेकिन उसके पास एक सजेशन है, एक तरीका है जिसे वो राइटियस अलायंस में लिवॉन के लिए अप्लाई कर सकती है। अब आगे वो बताती है कि उसे अलायंस की तरफ से एक खास मिशन पे भेजा गया है जहाँ पे उसे योकिंग सेक्ट में जाना है। लेकिन उस सेक्ट में जाने से पहले आप लोगों द्वारा भेजा गया इंपीरियल सील मुझे मिला, इसके कारण आप लोगों की मदद करने के लिए मुझे वापस इस जीनी सेक्ट में आना पड़ा। जिसपे लिवॉन यहाँ बेसब्र होकर उससे पूछ बैठता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे यूलो उससे कहती है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद सवाल करना। उसे बताती है कि उसे अभी भी अपना मिशन पूरा करना है, लेकिन उस मिशन में उसे एक कैपेबल हेल्पर की जरूरत है। अगर तुम मेरी उस मिशन टास्क को कंप्लीट करवाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए उन मैजिकल आइटम्स की व्यवस्था कर सकती हूँ, और उन मैजिकल आइटम्स के अलावा तुम्हें वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिलेगा, जिसके कारण तुम अपनी लाइफ स्पैन को तो इंक्रीज कर ही सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे अचीवमेंट में मिलेंगे जिसके कारण तुम्हें वहाँ पे ऐसे रेयर आइटम्स मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे लिवॉन इस ऑफर से सोच में पड़ जाता है कि हालांकि इस जीनी सेक्ट का ये जो क्राइसिस है वो तो खत्म हो चुका है, पर यहाँ पे इतना बड़ा जो खतरा मंडरा रहा था वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन उसे ये जो हेवनली लॉर्ड का सिस्टम मिला है उसे समझने के लिए उसे पावरफुल मैजिक की जरूरत होगी, तो इसके लिए मिंगशान सॉर्ड सेक्ट जाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। अब यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि उस सेक्ट में जाया जाए कि ना जाया जाए कि तभी एल्डर उसके सामने आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और तुम यहाँ हेजिटेट मत करो, अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने का इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इस पे यूलो यहाँ पे लिवॉन से कहती है कि जब ऐसे ही बात है, सब कुछ तुमने तय कर लिया है तो हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जिसपे लिवॉन उसे कहता है कि मैंने तो निकलने की अभी तक कोई तैयारी नहीं की या ना ही कुछ पैकिंग किया है। इस पे जो होंग होता है उसकी तरफ एक पोटली फेंक के कहता है कि ये लो तुम्हारे सारे कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। लिवॉन उसकी तरफ देख के कहने लगता है कि क्या तुमने सच में मुझे जाने के लिए सारी पैकिंग पहले ही कर दी? लगता है कि तुम पहले से ही प्लान कर रहे थे मुझे यहाँ से भगवाने के लिए। अब आगे यहाँ जो यूलो होती है वो 1 सेकंड की भी देरी नहीं करती, यहाँ लिवॉन को होता है बस जाते हुए उन सभी को देख ही रहा होता है। आगे एल्डर उसे जाते हुए कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसके कारण तुम उस बाहरी दुनिया में अपने आप की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। लेकिन हमारे इस जीनी सेक्ट के एक ओथ को याद रखना कि तुम्हें डिमंस का खात्मा करना है इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए। इधर आरो जो होती है वो दौड़ते हुए लिवॉन का पीछा करने लगती है। आगे वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि जीनी सेक्ट में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें वापस आना ही होगा मुझसे शादी करने के लिए। अब यहाँ लिवॉन जो होता है कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, वो तो इनसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और फूट फूट के रोने लगता है। इस पे यूलो उसे कहती है कि अब बस भी करो, तुम एक अडल्ट हो, इस तरह से बच्चों की तरह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। जिसपे लिवॉन उसे कहता है कि तुम्हें क्या ही पता होगा कि बिछड़ने का गम क्या होता है। अपनी जिंदगी के मैंने 10 से भी ज्यादा साल इस सेक्ट में गुजारा है, मैं कभी भी इनसे दूर नहीं गया हूँ और जब मैं 6 साल का था तब से ही मैं इस जीनी सेक्ट के कैंप में रह रहा हूँ और मेरी होलो कल्टीवेशन होने के बावजूद भी एल्डर्स ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया और इतना सराहा कि मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकता। जिस पर यूलो से समझाती है कि इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, आगे तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इंतजार कर रही हैं जो कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के कंपैरिजन में काफी बड़ी हैं। जिस पे लिवॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तो यूलो से कहती है कि चलो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल से समझाती हूँ। हमारा ये जो सिंगजाओ कॉन्टिनेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक नॉर्थ पार्ट है और दूसरा साउथ पार्ट है।
उस कॉन्टिनेंट का साउथ वाला जो पार्ट है वो हमारे राइटियंस अलायंस वालों का है, जहाँ पे अलग अलग सेक्ट ने राइटियंस अलायंस से गठबंधन किया है, इसलिए उन्हें राइटियंस अलायंस पाथ कहा जाता है, जो कि हमेशा धर्म मार्ग पे चलते हैं। उन्हीं राइटियंस अलायंस के एक सेक्ट में से फेमस सेक्ट हमारा सेक्ट है, जिसका नाम मिंगशान शॉर्ट सेक्ट है। और भी दूसरे सेक्ट्स हैं जिनका काम लोगों की सुरक्षा करना है और वो इस वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो घनघोर पापी है। वहाँ पे डिमन डायनेस्टी के टोटल 12 सेक्ट्स रहते हैं, जिनका काम ही है उत्पात मचाना। पिछले 100 सालों में इस दानव वंश का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इनकी डिमोनिक शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा उग्र हो चुके हैं। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनका काम ही है इनोसेंट लोगों को जान से मार डाला। उन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसी ज्यादा खौफनाक तबाही मचाई है जिसके कारण इनोसेंट लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जब से वो डिमोनिक टाइड उजागर हुआ है, इनकी डिमोनिक फोर्सेस बढ़ गई हैं, जिसके कारण ये डिमोन्स अब काबू से बाहर हो चुके हैं। लेकिन हमारे अलायंस वालों ने भी ये सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन डिमंस को इस वर्ल्ड पे कब्जा नहीं करने देंगे। हम लगातार अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं ताकि उनका डट के मुकाबला कर सके। इसलिए हिम्मत दिखाओ और उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हारा उसे बचाने के लिए। और जितने भी डिमंस है जो कि अपनी इविल हरकतें जारी रख रहे हैं, उनका खात्मा करना ही हमारा मकसद है, ताकि हम इनोसेंट लोगों की रक्षा कर सके। सो बच्चे अब चीयर अप कर लो, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा एडवेंचर आने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अब से तुम्हारे जीवन की नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिसमें लिवानो है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने जीनी सेक्ट वापस कब जा पाऊंगा। अब वो इतनी डिसअपॉइंटमेंट से ये बात कह रहा होता है कि जैसे उसकी जिंदगी का यही मकसद था कि खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि जो लिवॉन होता है इसी नेचर का ही बंदा होता है। उसकी जिंदगी का मकसद यही होता है कि बस सेक्ट में सैलरी लेते रहो और आराम की जिंदगी जीते रहो बिना कोई मेहनत किए हुए। लेकिन अब आगे उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है, जो कि हम इसके आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। इससे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है, जहां पे यूलो उसे बताती है कि जल्द ही यूकिंग माउंटेन रेंज शुरू होने वाला है और हमारे मिशन का अगला पड़ाव वहीं पे होगा, क्योंकि ये माउंटेन जो है वो यूकिंग सेक्ट से काफी ज्यादा नजदीक है। और मेरे मिंगशान शॉर्ट सेक्ट ने जो मुझे एक मिशन टास्क दिया है उसे मुझे यूकिंग सेक्ट में ही जाके करना होगा। अब आगे वो उसी पहाड़ी वाली रेंज से गुजर रहे होते हैं कि नीचे उन्हें एक बंदे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो यहाँ मदद के लिए पुकार रहा होता है। अब यहाँ कौन मदद के लिए पुकार रहा होता है ये देखने के लिए वे दोनों ही उस माउंटेन रेंज में नीचे उतरते हैं। वो उस आवाज को फॉलो करते हैं तो उन्हें अपने सामने से एक बहुत ही तेजी में भागता हुआ आदमी दिखाई देता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा होता है। अब इस लकड़हारे का पीछा एक स्कॉर्पियन बीस्ट कर रहा होता है, इससे पहले कि वो स्कॉर्पियन अपने जहरीले डंक से उसे मार डालता। अब इससे पहले कि उस लकड़हारे को वो स्कॉर्पियन बीस्ट यहाँ पे अपनी जहरीले डंक से मार पाता, लिवॉन जो होता है अपने गोल्डन शॉट से उस स्कॉर्पियन बीस्ट पे अटैक करता है। उसके मात्र एक ही अटैक से वो जो स्कॉर्पियन होता है वहीं ढेर हो जाता है। आगे वो लकड़हारा इन दोनों को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है, जिसपे लिवॉन से कहता है कि हमने तुम्हारी बस इतनी छोटी सी ही मदद की है, इसके लिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। आगे यूनो उस लकड़हारे से पूछती है कि आज तक इस यूकिंग माउंटेन पे किसी भी इस तरह के मॉन्स्टर्स को नहीं देखा गया, तो अचानक से ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आया। इस पे वो बंदा उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मॉन्स्टर्स अचानक से अपीयर हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे किस वजह से आए हैं ये किसी को भी नहीं पता। धीरे धीरे से इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है और उनकी तादाद बढ़ने के कारण ये जो मॉन्स्टर्स हैं अब गांव वाले पे अटैक कर रहे हैं। इसके कारण गांव वालों ने तो इस माउंटेन इलाके में आना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इन स्कॉर्पियन बीस्ट का लगातार अटैक बढ़ता ही जा रहा है, जिन्होंने चारों तरफ से माउंटेन को घेर रखा है। जिसपे लिवॉन यहाँ पे गेस करता है कि हो सकता है कि फिलहाल के दिनों में ही यहाँ माउंटेन के सीजन में कोई चेंज आया होगा, जिसके कारण ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे ब्रीड करने आ गए। और इनकी संख्या यहाँ पे इतनी ज्यादा फैल रही है तो तुम्हें सबसे पहले माउंटेन के नीचे जा करके गाँव वालों को ये सूचना देनी होगी कि यहाँ कुछ देर के लिए ना आए, और जो भी इस माउंटेन के आसपास इलाके में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें। अब जैसे ही वो लकड़हारा यहाँ गांव वालों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि फिर अचानक से उस पे एक बीस्ट का अटैक होता है, लेकिन इस अटैक से यहाँ यूनो उसे बचा लेती है। अब आगे देखते ही देखते वहाँ मॉन्स्टर्स की एक फौज आ चुकी थी जो उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेती है। यूनो यहाँ समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, क्योंकि मॉन्स्टर्स अगर ब्रीड करेंगे तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा तेजी से यहाँ नहीं फैलेगी।
जिसका सामना करने के लिए वो तुरंत ही अपनी पवित्र जुड़वा तलवारों को निकाल लेती है और उस लकड़हारे से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द नीचे जाकर के ये सबको इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ अभी फिलहाल के लिए ना आए। रही बात इन मॉन्स्टर्स की, तो इनका खात्मा किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आगे जब तक मैं इन्हें जड़ से खत्म नहीं कर देती हूँ, मैं अपने यूकिंग सेक्ट के मिशन के लिए नहीं जाऊंगी। अब सबसे पहले उन मॉन्स्टर्स के डंक वाले अटैक से बचने के लिए यहाँ यूलो जो होती है वो अपने अराउंड एक बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेती है, लेकिन यहाँ लिवॉन हीरो के माफी उस शील्ड से बाहर निकल जाता है और उसे कहता है कि बस इन मॉन्स्टर्स का ही तो सामना करना है, ये तो बस मुझ पे छोड़ दो। बाकी उसने अपने गोल्डन सॉर्ड को समन कर लिया होता है और बारी बारी से वो हर एक मॉन्स्टर बीस्ट को स्ले करता ही जा रहा था। काफी देर तक यहाँ पे उन बीस्ट को मारने के बाद फाइनली ये सभी को खत्म करने में सक्सेस पा जाते हैं। इतने में ही वहाँ पे रात हो जाती है। जो यूलो होती है उन सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को चीर फाड़ करके उन्हें स्कॉर्पियंस के जो इंटरनल ऑर्गन्स या कलेजा जो होता है उन्हें निकाल रही होती है, जिसपे लियोन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जिसपे यूलो से कहती है कि इन्हें मार्केट में मैं बेचूंगी। हर एक बीस्ट के लिवर के लिए उससे कम से कम 100 स्टोन्स तो मिल ही जाएंगे। जिसपे लियोन से कहता है कि मात्र 100 बक्स के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे क्यों कर रही हो। तो यूलो उसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताती है। वो उसे एक ऐसी कहावत देती है जो कि आज के ह्यूमन बीइंग के नेचर को पूरी तरह से डिनोट करता है। वो कहती है कि इंसान गरीबी से उठकर लग्जरियस लाइफ की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर वापस से उसके जीवन में वही गरीबी वाला कठिन समय आ जाए तो फिर लग्जरी को छोड़कर सरलता का जीवन जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे लिवॉन तो इतना ज्यादा समझदार था नहीं कि इतनी गहरी बात वो समझ जाता है। इसे सुनकर वो सीधा कहता है आए। यूलो उसे साफ साफ शब्दों में बताती है कि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। हालांकि ये किसी के लिए छोटी सी रकम है, लेकिन इसे कम मत समझो। इसके लिए मुझे 100 बक्स मिलेंगे तो 100 बक्स ही सही। जिसपे यहाँ पे लिवॉन उससे कहता है कि साफ साफ कहो ना कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीबी में जीवन जी रही हो, इसलिए तो इतनी कंजूसी दिखा रही है। इस पे यूलो उस पे भड़क जाती है कि दोबारा मुझे गरीब कंजूस कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। आगे वो उसे डांटते हुए कहती है कि आज दिन में जो मैंने तुम्हें स्किल्स सिखाई थी, तुमने उसकी आज प्रैक्टिस की कि नहीं? क्योंकि फाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करना। समझदार मार्शल आर्टिस्ट वही होता है जो कि अपनी बहुत ही कम एनर्जी का यूज करके अपने दुश्मन को हरा दे। लिवॉन यहाँ सुस्ताते हुए कहता है कि अभी अभी तो मैंने इतने सारे स्कॉर्पियन बीट्स को मारने के लिए अपनी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च कर ली है, इसलिए मैं अभी आराम से प्रैक्टिस करूंगा। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे क्लियर आउट करने में मैंने इतनी ज्यादा जो मेहनत की है ये किसी प्रैक्टिस से कम तो नहीं है। आगे वो कहता है कि ये जो सारा माउंटेन वाला इलाका है उसी यूकिंग सेक्ट के न्याय के अधिकार में आता है, तो उन्हें तो इस बात की खबर ही होगी ही कि इस माउंटेन वाले इलाके में इतने सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट घूम रहे हैं। आखिर यूकिंग सेक्ट वालों ने इन्हें मारने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जिसपे यूलो से कहती है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उस यूकिंग सेक्ट में कुछ जरूर ट्रबल चल रहा है। उसके बारे में ये भी अफवाह उड़ी है कि 1 महीने पहले यूकिंग सेक्ट का जो लीडर था उसके माइंड को डिमोनिक सेक्ट के डेविल ने पूरी तरह से काबू कर लिया था, जिसके कारण उस यूकिंग सेक्ट के जितने भी सुपर नेचुरल पावर वाले कल्टिवेटर्स थे उनकी हत्याएं होने लगी थी। बहुत सारे हाई लेवल के डिसाइपल्स उसके लीडर ही द्वारा मारे जा रहे थे। ये देखते हुए सेक्ट के दूसरे डिप्टी एल्डर्स होते हैं, उन्होंने उस लीडर को ही कैप्चर कर लिया। जिसपे लिवॉन उससे कहता है कि ये जो यूकिंग सेक्ट है वो तो हमारे राइटियर्स अलायंस का ही एक सेक्ट है, और ये तो कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं, ये भी दूसरों सेक्ट की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो आखिर ऐसी क्या ही सिचुएशन आ गई होगी कि इतने बड़े सेक्ट के लीडर पे ही डेविल ने उसका फायदा उठाया उसके माइंड पे कंट्रोल करते हुए। जिसपे यूलो से कहती है कि तुम यहाँ सही तो कह रहे हो, उनकी जो मास्टर की कल्टीवेशन थी वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, लेकिन उस लीडर के माइंड को उस डेविल ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इसका रीजन आज तक कोई नहीं समझ पाया है, ना ही इसका कोई स्पष्ट आंसर जानता है। जिसपे लिवॉन यहाँ पे गेस करता है कि हो ना हो उस यूकिंग सेक्ट में डिमोनिक सेक्ट का जासूस जरूर है, जो कि अंदर की खबरों को डिमन डायनेस्टी वालों को पहुंचा रहा है। इसी का फायदा उठा करके उस डेविल ने उस लीडर के माइंड को कंट्रोल किया होगा। जिस पर यूलो उसको शाबाशी देते हुए कहती है कि तुमने तो एक बहुत ही बड़ी गुत्थी सुलझा ली, और जिसके कारण अब हमारे आगे का मिशन पूरा करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इतने में ही उन पे एक मधुमक्खी जैसा दिखने वाला कीड़ा अटैक करता है। इसे बचने के लिए यूलो तुरंत ही अपने आप को बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो इस कीड़े को मारती है उसे पता चलता है कि ये कीड़ा तो काफी खतरनाक किस्म का जहरीला है, जिसके जहर में पत्थर तक को पिघलाने की शक्ति है। यहाँ तो उसने उस जहरीले कीड़े को मार दिया था, लेकिन उसके जैसे अनगिनत कीड़े इनके पीछे लग जाते हैं। यूलो समझ जाती है कि वो जरूर उसी इलाके में आ गई है जहाँ पे इन मधुमक्खियों का छत्ता है।
आगे वो उनसे बचने के लिए वो तुरंत ही अपनी तलवार पे सवार होती है और वहां से निकल पड़ती है। लेकिन वो जो मधुमक्खियां थी अभी भी इनका पीछा कर ही रही होती हैं और धीरे धीरे इनकी जो क्वांटिटी होती है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी और ये कीड़े लगातार उनकी प्रोटेक्टिंग शील्ड पे अटैक कर रहे होते हैं। इनको मारने के लिए यहाँ लिवॉन जो होता है अपने शॉट का इस्तेमाल करता है। इसके कारण उस बॉडी शील्ड के आसपास जितने भी कीड़े होते हैं सारे मर जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ इन पे से खतरा टला नहीं था। उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे इन मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, जिसके कारण और भी तादाद में कीड़े इनके पीछे लग जाते हैं। किलो इनकी क्वांटिटी को देख करके समझ जाती है कि किसी ने जानबूझ करके इन घोस्ट टाइगर नामक जो कीड़े हैं इन्हें कल्टीवेशन के जरिए हमारे पीछे लगाया है। ये जरूर सोची समझी साजिश है हमें मारने के लिए। जिस पे लिवॉन उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी यूकिंग सेक्ट पहुंचने की खबर को किसी ने लीक कर दिया है, इसलिए कोई तुम्हें रास्ते में ही मरवाना चाहता है। इधर उन कीड़ों के लगातार अटैक करने की वजह से जो यूलो की प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है वो भी कमजोर होती जा रही थी। जिस पर यूलो कहती है कि मेरा ये जो बॉडी प्रोटेक्शन एरिया है वो जल्द ही टूट के बिखर जाएगा। जो कीड़े हैं यहाँ मुझे मारने के लिए आए हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि लिवॉन तुम इस शील्ड से नीचे उतर जाओ अपनी जान बचाने के लिए। जिसमें लिवॉन उसे कहता है कि क्या इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। यूलो उसे बताती है कि ये जो कीड़े हैं वो स्पिरिचुअल ब्लड को पीते हैं और हम जैसे कल्टीवेटर्स की बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो स्पिरिचुअल ब्लड होते हैं। इसकी महक से ही ये कीड़े अट्रैक्ट होकर के हमारे पीछे पड़े हैं। क्योंकि मैं तुमसे हायर लेवल पे हूँ इसलिए मेरे ब्लड का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो ज्यादा है। तुम अगर यहाँ से नीचे उतर जाओगे तो ये तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। अब इससे पहले कि यूलो उसे कुछ और इंस्ट्रक्शन दे पाती, लिवॉन जो होता है वहाँ पे उस शील्ड से नीचे उतर जाता है और उसने स्पिरिचुअल खून के प्यासे उन सारी कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने हाथ पे एक कट लगाया होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से खून फ्लो करने लगता है। स्पिरिचुअल ब्लड की महक सूंघते हुए वे जो कीड़े होते हैं अब अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, लिवॉन के पीछे पड़ जाते हैं। लिवॉन का मकसद यहाँ यही होता है कि यूलो को बचाने के लिए वो इन खून के प्यासे कीड़ों का डायरेक्शन चेंज करना चाहता था अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। अब आगे यहाँ लिवॉन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि खून के प्यासे कीड़ों मेरे पीछे आओ। अब ये सारे के सारे कीड़े जो होते हैं लिवॉन को फॉलो करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ यूलो जो होती है अब वो सेफ होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता सता रही होती है कि यहाँ उसे बचाने के लिए लिवॉन ने अपनी जान खतरे में डाल दी है। इसीलिए उसे किसी भी तरह से उन कीड़ों से बचना ही होगा, क्योंकि वे कितने जहरीले हैं ये अभी अभी हमने देखा है। अब आगे उसकी चिंताजनक फेस के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिवॉन के पीछे वे सारे कीड़े झुंड में पड़ जाते हैं और उन सबको हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ नाकाम रहता है। वे जो कीड़े होते हैं वो जहरीला डंक छोड़ते थे। लिवॉन की बॉडी में वो पूरी तरह से लुट जाते हैं और उसके शरीर का सारा खून चूस लेते हैं। साथ ही उन कीड़ों के जहरीले होने के कारण लिवॉन के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसके कारण उसकी वहीं ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि लिवॉन के पास एक ऐसा सिस्टम है कि वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा। जैसे ही उसके शरीर से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है उसकी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इस बार भी होस्ट की मौत काफी जेनरसली तरीके से हुई है और उसकी डेथ की परफॉर्मेंस देखते हुए इसे रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे सिस्टम उसे 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देती है। लिवॉन सोचने लगता है कि अरे ये तो कमाल ही हो गया, एक बार में उसे 50 पॉइंट्स जो मिल गया। अगर उसे पहले पता होता वो इन कीड़ों से पहले ही अपने आप को मरवा डालता। सिस्टम द्वारा उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स इसलिए भी ज्यादा दिए जाते हैं अगर लिवॉन की मौत से किसी दूसरे बंदे को हर्ट होता है या उसे काफी ज्यादा दुख होता है लिवॉन के लिए, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ बढ़ा दिए जाएंगे। अब यही लिवॉन यहाँ सोच रहा है कि लगता है यूलो उसकी मौत से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गई है और उसे लगता है मेरी मौत का कुछ ज्यादा ही दुख हुआ है, इसलिए तो मुझे एक ही बार में 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। इतने में हम देखते हैं उसे दूर से एक बांसुरी के बजने की आवाज आती है। अब ये बांसुरी जो होती है कोई मैजिक से बजा रहा होता है और इसी के धुन को फॉलो करते हुए वो जो कीड़े होते हैं वो इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे होते हैं। वो जो बंदा होता है वो डिमन कल्ट से होता है, वो अपने मैजिक का यूज करके उस बांसुरी को बजा रहा होता है ताकि वो कीड़े उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें। लेकिन उसे इस बात का भी डर होता है कि ये कीड़े काफी ज्यादा पॉइजनस है, सिर्फ एक बार की ही बांसुरी की आवाज से उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। दोबारा अगर ये बांसुरी बजाई जाए तो वो इन कीड़ों को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। आगे वो जो डीमन होता है वो लिवॉन की लाश को अपने सामने देखता है, उसे ठोकर मारते हुए कहने लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई इस लड़के पे, कि ये सारा इंतजाम उसने यूलो को जान से मारने के लिए किया था, ये उसकी जगह पे पता नहीं कौन मर गया है और इसी स्टूपिड के चक्कर में मेरा सारा प्लान खराब हो गया। अब इधर लिवॉन ये देख करके कि कोई उसकी लाश की बेइज्जती कर रहा है उसे रहा नहीं चाहता और वो अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो उसे हील करते हुए दोबारा से पुनर्जीवित कर दे। अब मैं इस बंदे को बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ।
सिस्टम उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लीवान की जो स्पिरिट होती है उसके बॉडी में डाल देती है, जिससे वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और अचानक से उस डिमन पे पीछे से अटैक करता है। लेकिन वो डिमन जो होता है अपनी मैजिकल स्टिक से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम्हारा ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं एक बेंजोन डिमन सेक्ट से हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि एक मामूली इंसान होकर के तुम मुझ जैसे डिमन पे स्नीक अटैक करते हो। जिस पे लिवान उसे कहता है कि स्नीक अटैक क्या, मैं ना तुझ पे सामने से अब अटैक कर देता हूँ। आगे वो अपनी शॉर्ट की स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है। अब पहले से ही उसके इस तलवार में उसकी जो सिस्टम है उसने 99% तक स्किल्स डाल दिए होते हैं, जिसके मात्र एक ही स्ले में ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस डेमन को भी इस अटैक को डॉज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आगे यहाँ लीवान भी उसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि तभी उसे अचानक से यूलो की कही हुई बात याद आती है। मार्शल फाइट का ये मतलब नहीं है कि अपनी पूरी ताकत झोंक दो अपने दुश्मन को मारने के लिए। मार्शल फाइट का तो यही मकसद है कि किस तरह से अपने दुश्मन को लीस्ट पावर में ही खात्मा कर डालो, जिससे उसे मारने के लिए तुम्हें अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। अब यहाँ पे जो लीवान होता है अपनी इसी ट्रिक को आजमाता है। उसने एक हाथ से तो उस डिमन पे अटैक कर रखा होता है, लेकिन जब अपने दूसरे हाथ से उस पे अटैक करता है तो उसकी मैजिकल स्टिक को ही तोड़ देता है, जिसके कारण उस स्टिक में लगी जो फ्लूट्स बज रही होती हैं वो बांसुरियां टूट जाती हैं और उनके जो आसपास के कीड़े होते हैं अपने सेंसेस में जाग जाते हैं। अब उस बांसुरी के टूटने के कारण उन्हें कंट्रोल करने वाली कोई भी शक्ति नहीं होती, इसलिए वो जो स्पिरिचुअल ब्लड पीने वाले कीड़े होते हैं इन दोनों पे ही लुझ जाते हैं। यहाँ जो लीवान होता है बिल्कुल आराम से खड़े होता है और उन कीड़ों से कहने लगता है कि तुम्हारा स्वागत है और मेरे सारे खून को चूस डालो, क्योंकि वो जानता है कि वो मर भी जाएगा तो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ वो जो डीमन होता है जब उसके ऊपर वो कीड़े लुझ जाते हैं उनके काटने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा असहनीय पेन होता है। इसलिए लीवान उसे कहता है कि ये कीड़े जहरीले हैं, इनका डंक तुम्हारे बॉडी में जाते ही तुम्हें इसी दर्द का एहसास होगा, लेकिन मैं इस दर्द को सहने का आदी हो गया हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं। जैसे ही लीवान के शरीर में वो सारे कीड़े लुच जाते हैं उसका शरीर नीला पड़ जाता है उस जहर की वजह से और तुरंत ही लीवान के यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो डेमन भी वहाँ पे औंधा पड़ा हुआ मारा गया होता है, लेकिन मरते हुए सही वो लीवान को यहाँ पे धमकी दे जाता है कि मैं एक बेंजम डेमन सेक्ट का बंदा हूँ, तुमने यहाँ पे मेरे जैसे डेमन को मारने की कोशिश की है, देखना तुम भी नहीं बच पाओगे। जिसपे लीवान उसे कहता है कि यहाँ पे भागने की कोशिश कौन कर रहा है, मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं यहाँ भी मर जाऊं। अब आगे वे कीड़े पूरी तरह से इन दोनों का खून चूस करके वहां से चले जाते हैं। यहाँ लीवान ये कहते हुए अपनी बॉडी से बाहर निकलता है कि मैं इसलिए यहाँ नहीं भागना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाऊंगा। आगे उसकी सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करती है और इस बार भी जेनरस तरीके से मरने की वजह से उसे केवल 9 पॉइंट्स का ही रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लीवान के मरने से किसी दूसरे को तो दुख हुआ ही नहीं, इसीलिए इस बार का ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो उसे काफी कम दिया गया था। लेकिन फिर भी लीवान यहाँ इसी पॉइंट से ही खुश होता है कि वो उस डीमन की लाश को ही ऐसे किक कर रहा होता है जैसे थोड़ी देर पहले वो डीमन उसकी लाश को किक कर रहा था। कि तभी वहाँ पे यूलो भी आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये बंदा लीवान को मारने की कोशिश कर रहा है। जब लीवान इसकी तरफ मुड़ के देखता है तो वो रुक जाती है और उसे अपनी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता ये देख के कि यहाँ पे लीवान सही सलामत जिंदा है। आगे लीवान उसे बताता है कि उन कीड़ों को जो कंट्रोल कर रहा था वो बंदा यही है। ये देख के यूलो से कहती है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि एक डिमन सेक्ट का डिमन है और तुमने इस डिमन को मार डाला है तो तुम तो वाकई में बहुत ही जीनियस हो। मैं जरूर राइटियस अलायंस में तुम्हारी सिफारिश करूंगी, इसके कारण तुम्हें जिन नेकलेसेस की जरूरत है वो तुम्हें जल्द से जल्द ही मिल जाएंगी। जिस पे लीवान उसे कहता है कि मैं जीनियस तो हूँ ही, लेकिन इस बार जो है मेरा पूरी तरीका से लक ने साथ दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन कीड़ों को कंट्रोल करने वाला ये बांसुरी है। से तो गलती से ही इसकी ये बांसुरी टूट गई, इसके कारण इस बंदे का उन कीड़ों पर से कंट्रोल हट गया और उन कीड़ों ने इसे ही काट डाला। आगे यूलो से कहती है कि तुमने मेरी फिर से एक बार जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर ओन करती हूँ, तुम्हें भविष्य में कुछ भी चीज की जरूरत होगी तो इस फेवर को मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जिस पे लीवान उससे कहता है कि हमारे ये जो जीनी सेक्ट है उसने हमें शुरू से ही यही सिखाया है कि सबकी जिंदगी अहम होती है, और एक बार जो आपने हमारी जीनी सेक्ट की इतनी ज्यादा मदद की थी हमारे पूरे सेक्ट को बचाते हुए, तो मैंने इसी का बस एहसान चुकाया है। आगे वो कहता है कि मैं अपनी जीनी सेक्ट द्वारा सिखाई गई टीचिंग्स को कभी नहीं भूलता, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ एक बार भी नहीं सोचा भले ही इसमें मेरी ही लाइफ स्पैन क्यों न खत्म हो जाए।
अब यहाँ पे लिवॉन ने अपनी फिर से एक लाइफ स्पैम को जो खर्च कर लिया था, इस बात से यूनो काफी ज्यादा उससे प्रभावित हो जाती है और उसे वादा करती है कि वो राइटियस अलायंस के सीनियर से उसके बारे में जरूर सिफारिश करेगी ताकि लिवॉन की कल्टीवेशन में जिस तरह की भी दिक्कत हो उसके सीनियर्स उसकी मदद कर सके। आगे लिवॉन उसे कहता है कि जब ये लोग उस यूकिंग सेक्ट के इतने ज्यादा करीब है तो इस मामले को हमें पहले सुलझा ही देना चाहिए कि आखिर किसने ये बात को लीक आउट किया है। सिस्टर यूनो यूकिंग सेक्ट की तरफ जा रही हैं एक मिशन को पूरा करने के लिए। हमें उस जासूस को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जिसपे यूनो से बताती है कि यूकिंग सेक्ट आने के लिए जब वो ट्रैवल करने के लिए निकली थी तो इसके बारे में सिर्फ किसी खास ऑफिशियल को ही पता था और हाई लेवल के एल्डर्स के अलावा इसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मेरे यहाँ पे आने की इस खुफिया जानकारी को जो लीक किया गया है, इस बात का डर है कि इसमें हाई लेवल के एल्डर्स भी शामिल हो सकते हैं और उनके बीच से उस घुसे हुए जासूस को निकाल पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसपे लिवॉन उसे कहता है कि इस बात का पता तो हमें यूकिंग सेक्ट में जाके ही लगाना होगा। अब आगे ये दोनों अपने आगे का सफर तय करने के लिए यूनो जो होती है अपने उसी ट्रैवल शॉट को समन करती है, लेकिन अचानक से उसे एक बात याद आती है कि जब इतनी दूर आई हूँ तो कुछ तो लूट के जाऊंगी ही। वो उसे मरे गए डिमन की लाश की तलाशी लेने लगती है, जिसपे लिवॉन उसे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे यूनो उसे बताती है कि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस तरह के डिमंस जो होते हैं वो अपने साथ काले मैजिक का सामान साथ लिए चलते हैं, साथ ही ये लूटपाट करने में काफी हद तक आगे होते हैं। इन्होंने काफी सारा लूट का माल अपने पास रखा होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये लूट का सामान अब हम लोग लूट लें। यहाँ लिवॉन उससे कहता है कि किसी मरे हुए बंदे से इस तरह से चोरी करना तो ये बुरी बात है, जिसपे यूलो से कहती है कि ये कोई अच्छा बंदा तो नहीं है, ना ही ये अपनी मेहनत से इसने ये सारी चीजें इकट्ठा की है। जो मैं इसके पास से सामान ले रही हूँ वो चोरी नहीं बल्कि चोर के घर में चोरी हुई। आगे वो से कहती है कि अगर हम इसके पास से ये सामान नहीं निकालेंगे तो कोई और बंदा यहाँ से ये सारी चीजों का फायदा उठा लेगा, तो बेहतर यही होगा कि हम पहले ही इसका फायदा उठा लें। आगे यूलो ने उसके पास जितना माल होता है सबसे पहले उसे जब्त कर लेती है। फिर उसे एक ऐसी पोटली दिखती है जिसमें मैजिकल स्टोन्स होते हैं। ये उस पोटली को लिवॉन को दे देती है। जैसे ही लिवॉन उसके अंदर देखता है तो उसे ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स दिखते हैं जिनकी कीमत 10,000 स्पिरिट लाइट्स की बराबर होती है। अब इतनी रकम को देख करके यहाँ पे यूलो की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस मंथ का तो मेरा जुगाड़ हो गया। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि इस डेमन को तो लिवॉन ने मारा है, तो इस सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स पे उसका हक है। लेकिन लिवॉन यहाँ काफी ज्यादा दानवीर होता है। वो उसे ये कहते हुए इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को दे देता है, आपको इन 2 जुड़वा शॉर्ड मास्टर को जो पालना होता है उसके लिए इंसेंस खरीदने की जरूरत होगी। आप इन स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करके अपने 2 मास्टर शॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का इंसेंस यानी कि अगरबत्तियां खरीद सकती हो, क्योंकि उन शॉर्ड मास्टर्स को भी पालना जरूरी है। अगर उन्हें खुश नहीं रखा गया तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जिसमें यूलो से कहती है कि जब उतना तुम कह ही रहे हो तो चलो मैं इसे रख लेती हूँ। आगे यूलो से कहती है कि तुमने ये जो मुझे देने का फैसला किया है इसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो उसे कई सारे मैजिकल बुक्स दिखाती है और इनमें से एक सिलेक्ट करने को कहती है, जो कि उसी की फैमिली की विरासत होती है, जो कि मैजिकल पावर्स को जनरेट करने के लिए ये मैजिकल बुक्स होती हैं। और एक बुक उनमें ऐसी होती है जो कि उस डेमन के पास से मिली थी। इसमें ये लिखा होता है कि किन तरीकों से किसी डेमन को मारा जा सकता है। अब अपने सामने इतने सारे मैजिकल पावर वाली बुक को देख करके यहाँ लिवॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर किस बुक को चूज करे। इससे पहले कि वो इनमें से एक बुक को चुन पाता, ये एपिसोड यही फिनिश कर दिया जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं लिवॉन को वो उसी बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें उसे एक ऐसे मेथड के बारे में पता चलता है जिसका यूज करके कोई भी कल्टिवेटर अपनी जैसी ही दिखने वाली शैडो को जनरेट कर सकता है। और इसी टेक्निक का नाम होता है लाइट स्प्लिटिंग टेक्निक, जिसके बारे में यूनो बताना शुरू करती है कि एक बार की बात है जब हमारी ही शॉर्ट सेक्ट में एक फेमस कल्टीवेटर आया था। हालांकि वो तो एक कैजुअल कल्टीवेटर होता है, लेकिन उसे एल्डर बना दिया गया था इसी टेक्निक का यूज करने के कारण। उसने इस तरह की प्रैक्टिस करके ऐसी मैजिकल पावर वाली टेक्निक बनाई थी जिसके थंडर शॉट मूव का यूज करके वो जो कल्टीवेटर था वो अपनी ही जैसी दिखने वाली एक शैडो को जनरेट कर सकता था। और फिर उसकी जो शैडो होती है वो बिल्कुल कल्टीवेटर की तरह ही मूव्स करने लगती है। जिसपे लिवॉन उससे कहता है कि ये टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल है और इसकी मदद से वो अपनी पावर को डबल कर सकते हैं। जिसपे यूनो से बताती है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने से तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी से जो परछाई रिलीज होगी उसकी ताकत केवल डबल नहीं बल्कि 3-4 गुना ज्यादा होगी।
और जितनी ज्यादा ये अमेजिंग टेक्निक लगती है, इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये मैजिकल पावरफुल टेक्निक जो है इतनी ज्यादा मुश्किल है सीखने में। इस टेक्निक को बनाने वाला वो जो कल्टीवेटर था, इसने अपनी पूरी जिंदगी इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस इस टेक्निक में लगाने के बावजूद भी वो इस टेक्निक को केवल 3 लेवल्स तक ही कर पाया। इस पे लिवान यहाँ डींग हाँकते हुए कहता है कि मेरी बात कुछ और ही है। मन में सोचता है मैं एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां जी सकता हूँ, क्योंकि मैं मर के दोबारा जिंदा जो हो सकता हूँ। इसलिए मैं तो एक सुपर नेचुरल पावर वाला एक जीनियस कल्टीवेटर हूँ, और इस टेक्निक को एक न एक दिन मैं 100 लेवल तक जरूर सीख पाऊंगा। अब आगे उन्हें अपने सामने यूकिंग सेक्ट दिखाई देता है, जिसपे लिवान यहाँ यूलो को सावधानी बरतने को कहता है कि जैसे ही हम उस सेक्ट के करीब पहुंचे, यूलो तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सावधान रहना होगा। जिसपे यूलो से कहती है कि मैंने अभी भी यूकिंग सेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि मैं यहाँ पे किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए आई हूँ। मुझे जिस चीज की तलाश है उस जेड सील की, इसके बारे में मैंने अभी तक यूकिंग सेक्ट को नहीं बताया है। इसीलिए हम अचानक से वहाँ पे पहुंचेंगे ताकि उस जासूस को रंगे हाथों पकड़ सके। बाकी जैसे ही वो उस यूकिंग सेक्ट की सीमा पर पहुंचते हैं, वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स इसका रास्ता रोकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूकिंग सेक्ट में बिना बुलाए आने की। इस पे यूलो ने एक टोकन देते हुए उनसे कहती है कि वो यहाँ राइटियस अलायंस की तरफ से आई है, और उसके सेक्ट का नाम मिंगशान शॉर्ट सेक्ट है, और यूकिंग सेक्ट भी राइटियस अलायंस का ही एक सेक्ट है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ कॉपरेशन करना होगा, और अपनी सिंसेरिटी दिखाते हुए जिस जांच पड़ताल के लिए हम आए हैं उसमें कॉपरेट करो। अब आगे यूलो की इस धाकड़ एंट्री को देख करके वो डिसाइपल्स यही सोचने लगते हैं कि जैसा उन्होंने यूलो के बारे में सुन रखा था कि वो एक फेरी लेवल की कल्टीवेटर है जो कि भला की खूबसूरत है, वे तो बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन ये इसके साथ ये बंदा कौन है जो उसके साथ उस तलवार पे सफर कर रहा है। इस पे दूसरा डिसाइपल उससे कहता है कि ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा, अभी इनके आने की खबर हमें सेक्ट लीडर को और बाकी के एल्डर्स को देना होगा। अब अगले सीन में हम यहाँ यूलो और लिवान को सेक्ट लीडर के सामने खड़ा पाते हैं, जहाँ पे यूलो सेक्ट लीडर के हाल चाल के बारे में पूछती है। लेकिन यहाँ सेक्ट लीडर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। वो उस दिन के बारे में बताना शुरू करते हैं जब उनके शरीर पे उस डेविल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उनके शरीर पे उस डिमन ने जो सबड्यू कर लिया था, जिसके कारण उसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं रहा, और उस दिन सेक्ट लीडर के सामने जो भी आया उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन वक्त रहते ही सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स ने एक साथ अपने फोर्स का यूज किया और सेक्ट लीडर को उस डिमन के वश में से हटाने के लिए एक साथ अटैक किया, जिसके कारण वो उस डिमन के वश से तो बाहर निकल गए, लेकिन उनके बॉडी में अभी भी बहुत सारी इंजरीज है, जिसे हील होने में काफी लंबा समय लगेगा। उस डिमन ने उनके शरीर पे जो काबू करके रखा था, इसकी वजह से उनकी कई सारी इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, और यहाँ सेक्ट लीडर की हालत देख के ही लग रहा होता है कि वो कभी भी टपक सकते हैं। अब आगे एक डिसाइपल उनकी हालत सुधारने के लिए उन्हें एक ग्लिसर पिल देता है, जिसे वो तुरंत ही खा लेते हैं और अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि सारे एल्डर्स ने उस दिन मुझे वश में करने के लिए मुझे मेरे शरीर के अंदर ही सील करके रखा है, और तभी से ही मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है। अब आगे यूलो उस दिन के बारे में और पूछताछ करती है कि आपके साथ उस दिन और कौन कौन था। अभी एक एल्डर यहाँ पे सामने आता है और बताता है कि उस दिन ऐसा हुआ था कि उस दिन सेक्ट लीडर जो है वो बाकी के 2 एल्डर्स के साथ यही डिस्कशन कर रहे होते हैं, यूकिंग माउंटेन पे इतने सारे मॉन्स्टर्स ने अचानक से जो हमला किया है, इस परेशानी से कैसे निपटा जाए, उन मॉन्स्टर्स का कैसे खात्मा किया जाए। और मैं उस हॉल के बाहर तभी पहरा दे रहा था कि अचानक से कमरे के अंदर से एक बहुत ही डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है, और जब मैं अंदर जाकर के देखता हूँ, मुझे सेक्ट लीडर दिखते हैं जिनके ऊपर अब पूरी तरह से डिमन का ऑब्सेशन सवार था। उन्होंने अपने सामने आने वाले उन दोनों एल्डर्स को मार डाला था, और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उन्हें कितना बताने की कोशिश की कि ये मैं हूँ, लेकिन उन पे पूरी तरह से वो डिमन काबू पा चुका था, इसलिए उन्होंने मुझ पे भी अटैक किया। इसके बाद आप जानती हैं कि क्या हुआ। सारे एल्डर्स ने मिल करके अपनी फोर्स यूज किया, फिर हमने काफी मुश्किलों के साथ सेक्ट लीडर को सील किया कि उनके ऊपर से डिमन के कब्जे को हटाया जा सके। अब आगे सेक्ट लीडर कहते हैं कि उस दिन सब मेरी ही गलती थी। अगर मेरी बॉडी पर उस डिमन ने काबू नहीं किया होता तो अभी मेरे बहुत सारे एल्डर्स जिंदा होते। मैंने उस डिमन के वश में आकर के अपने कई सारे साथियों को जान से मार डाला, जिसपे अब यूलो उन सभी से कहती है कि मैं यहाँ साफ साफ बात करने आई हूँ, और आप लोगों की करंट सिचुएशन को देख करके मैंने यही गेस किया है कि जरूर आप में से कोई ना कोई एक जासूस है जो कि उस डिमन सेक्ट का साथ दे रहा है, और उसी की ही वजह से ही वो डिमन आप एक शरीर पे हावी हो पाया। जिसपे सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि मैंने ही बहुत पहले कुछ ऐसा ही शक किया था कि उस डिमन सेक्ट का एक न एक स्पाई जरूर हमारे बीच ही होगा, लेकिन हम अपने ही लोगों पे कैसे शक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही लोग मेरे ही यूकिंग सेक्ट के हैं। मुझे पूरा इस बात पे विश्वास है कि कोई मुझे धोखा नहीं देगा।
जिस पे यूलो उसे कहती है कि विश्वासघातियों की इस दुनिया में कमी नहीं है, कोई ना कोई जासूस यहाँ पे जरूर है और मैं ये साबित कर दूंगी। और वो जासूस जो है वो छोटे मोटे पद पे नहीं बल्कि ऊंचे पद पे बैठा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे आने की खबर सिर्फ बड़े अधिकारियों को ही थी। इसलिए तो मेरे यूकिंग माउंटेन पे आते ही डिमन सेक्ट की तरफ से एक डिमन लॉर्ड को भेजा गया, जो कि डिमन सेक्ट के नॉर्थ सिटी से आया था और उसने हम पे जानलेवा हमला किया। साथ ही यहाँ पे वो अपना पूरा मामला बताती है कि माउंटेन में उस डिमन लॉर्ड ने इन पे कैसे हमला किया था और उन्होंने इनसे कैसे फाइट की। अब इस बात से सेक्ट लीडर को भी ये विश्वास आ जाता है कि उनके ही ग्रोह में कोई ना कोई जासूस जरूर है। इसलिए अब वो यूलो से पूछते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो यूलो यहाँ पे एक जोरदार आवाज के साथ कहती है कि उस चीज को अब पेश किया जाए। यहाँ पे दूर से उड़ती हुई एक खास तरह की चीज को सामने लाया जाता है। ये एक मैजिकल मिरर है जो कि राइटियंस अलायंस से ही मंगवाया गया है, जिसके बारे में सभी क्यूरियस हो जाते हैं और सेक्ट लीडर पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। यूलो उसे बताती है कि इस सेक्ट में आने से पहले ही उसने राइटियंस अलायंस को एक खत भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे इस ट्रेजर की जरूरत है और यही वो चीज है जो कि उस जासूस का राज फाश करने के लिए हमारी मदद करेगी। इस मैजिकल मिरर के जरिए हम उसकी स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन जान सकते हैं, जिस पे लिवान यहाँ बताना शुरू करता है कि मैंने भी राइटियंस अलायंस के इस मैजिकल वेपन के बारे में एक अफवाह सुन रखी थी और वो अफवाह सच है कि नहीं ये मुझे आज देखने को मिलेगा। आगे वो बताता है कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसके कारण लोग अपने दिल में क्या सोच रहे हैं इसकी सच्चाई हम जान सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह का लाई डिटेक्टर है। इसे सामने रख करके अगर अगले बंदे से एक सवाल पूछा जाए तो वो झूठ कह रहा है या सच, ये उससे बता देता है। अब इस बात पे किसी को यकीन नहीं आता है, इसलिए लिवान यहाँ पे यूलो से कहने लगता है कि यहाँ थोड़ा सा हमें एक डेमो दिखाना होगा कि ये जो मिरर है किस तरह से झूठ को डिटेक्ट कर सकती है। जिसपे यूलो उसके सामने मिरर को रख करके सवाल पूछती है कि क्या तुमने मुझे कभी भी पीटा है या हराया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि लिवान यहाँ पे झूठी बोलेगा। वो एकदम डंकी की चोट पे कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार हराया है, और उसके ये बोलते ही वो जो मिरर होता है वो रेड लाइट इमिट करने लगता है। रेड लाइट के चलते ही यहाँ से एक लीडर उससे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो यूलो उस पे बताती है कि जब कोई बंदा झूठ बोलेगा तो ये मिरर जो होगी ये अपने अंदर से रेड लाइट को इमिट करेगी। अब आगे यहाँ सबका टेस्ट शुरू होने वाला था, लेकिन उस टेस्ट को शुरू करने से पहले एक लीडर जो होते हैं वो उस हॉल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हैं। वो एक तरह का ऐसा एरो होता है जो कि जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होता है, इस प्रोटेक्टिंग शील्ड के जरिए जो भी बंदा यहाँ पे झूठ बोलेगा वो यहाँ से बच के भाग नहीं जाएगा और उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। आगे से एक लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, कोई बड़ी ही पद का कोई अधिकारी क्यों ना हो, उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और सजाए मौत की सजा दी जाएगी। इसीलिए कोई भी आज इस टेस्ट से बच के भाग नहीं सकता। अब वहाँ पे वो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट को शुरू किया जाता है। सबसे पहले एक जूनियर डिसाइपल से पूछा जाता है, क्या तुमने कभी भी उस डेविल सेक्ट से कोलैबोरेशन की है और सेक्ट लीडर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। जिसपे वो डिसाइपल हालांकि सच बोल रहा था, लेकिन पता नहीं उसे सच बोलते हुए क्यों डर लग रहा था। तुरंत ही कहता है कि उसने ना किसी डेविल के साथ कोलैबोरेशन की है और ना ही सेक्ट लीडर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। उस मिरर में वहाँ पे रेड लाइट नहीं जलता। ये देख करके उस डिसेबल की जान में जान आती है कि तभी अब बारी बारी से सेक्ट के अलग अलग एल्डर्स के पास उस मिरर को लाया जाता है और उनसे भी यही सवाल किया जाता है। दूसरे सेक्ट एल्डर्स जो होते हैं वो यही जवाब देते हैं कि उन्होंने किसी भी डेविल सेक्ट का साथ नहीं दिया है, ना ही अपने सेक्ट लीडर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। कोई भी रेड लाइट यहाँ पे नहीं जलती। अब बारी उस एल्डर की आई थी जो कि यहाँ शुरू से बहुत ही ज्यादा बखान कर रहा था। उसके सामने भी उस मिरर को लाया जाता है और यही सवाल पूछा जाता है। पहले तो वो एल्डर यहाँ जवाब देने से बहुत ही ज्यादा हिचकिचा जाता है, लेकिन हिचकिचाते ही सही वो यही जवाब देता है कि उसने किसी भी डेविल सेक्ट के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है। अब यहाँ हमारे साथ साथ सभी के शक की सुई इसी एल्डर पे चढ़ रही होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि उसके बोलने के बावजूद भी यहाँ उस मिरर से रेड लाइट इमिट नहीं होती और वहाँ जितने भी मौजूद लोग होते हैं सभी ने सच कहा होता है। इसलिए लिवान और यूलो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो स्पाई कौन होगा। जिसपे यहाँ लीडर जो होते हैं वो यूलो से एक सवाल पूछते हैं, क्या डिमंस के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी के स्टेट ऑफ माइंड को ब्लॉक कर दे और उससे इतने विश्वास के साथ ये बुलवा दे कि दूसरे बंदे को लगे कि वो सच है। मतलब कि क्या उस डिमंस में ऐसी ताकत होती है कि वो इस ट्रेजर के सामने भी झूठ बोल पाए। जिसमें यहाँ यूलो उसे बताती है कि इस ट्रेजर के सामने किसी की भी पावर नहीं टिकेगी और आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जिसने जानबूझ करके मैजिकल मिरर के सामने झूठ कहा हो और उसे इस मैजिकल मिरर ने डिटेक्ट नहीं किया हो। आगे वो पूछती है कि आपकी इस यूकिंग सेक्ट में कितने सारे और डिसाइपल्स हैं,
क्योंकि हो सकता है कि हमें उन सब से ही बारी बारी पूछताछ करनी पड़े और अपने इस टेस्ट के स्कोप को और भी ज्यादा फैलाना पड़े। इसीलिए आपके सेक्ट में जितने भी बाकी के एल्डर्स और डिसाइपल्स हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करो। हम बारी बारी से लोगों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे, जिस पे सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि ये काम करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी इस यूकिंग सेक्ट में लगभग 1000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स हैं और कुछ तो इधर उधर फैले हैं और किन्हीं को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरह के टास्क दिए गए हैं। डिसाइपल जो हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसी यूकिंग माउंटेन पे ही गए हैं और सभी का टेस्ट ले पाना और बारी बारी से क्वेश्चन पूछना ये काफी मेहनत का काम और काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। जिसपे यूलो से कहती है कि ये एक मैजिकल मिरर है और ये सारा मेहनत का काम ये मिरर करेगी, हम नहीं। और भले ही ये आपको लग रहा होगा कि ये काम बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम कुछ ही दिनों के टेस्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे और इस राज पे से पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आप अपने सारे डिसाइपल्स को एक जगह इकट्ठा करिए, चाहे वो अलग अलग ब्रांच से ही क्यों ना हो। अब इस बात पे यहाँ सेक्ट लीडर भी राजी हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी के अभी मैं सारे डिसाइपल्स को अरेंज करवाता हूँ, आप टेस्ट ले सकती हैं। जिसपे यूलो से कहती है कि टेस्ट आज नहीं बल्कि अभी ही लिया जाएगा और इसकी शुरुआत मैं इस यूकिंग सेक्ट के हेडक्वार्टर से करूंगी और इस सेक्ट का एक भी बंदा या डिसाइपल नहीं बच पाएगा इस टेस्ट के दिए जाने से। अब उसके इतना कहते हैं यहाँ यूलो निकल पड़ती है उस मैजिकल मिरर के साथ सभी का टेस्ट लेने के लिए और यहीं पे एपिसोड ही फिनिश हो जाता है। इस अलायंस से एक जादुई मिरर मंगाती है कि एक लाई डिटेक्टर का काम करेगा। सबसे पहले यूकिंग सेक्ट के एल्डर्स को टेस्ट किया जाता है। उनके सामने उस मिरर को रखते ही सवाल पूछा जाता है, क्या तुम उन डिमन सेक्ट से मिले हुए हो और यहाँ के सेक्ट लीडर को तुमने हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि सारे के सारे एल्डर्स वहाँ पे सच बोलते हैं कि भी जवाब देने से उस मिरर में रेड लाइट शाइन नहीं करती, मतलब कि वे सभी सच कह रहे होते हैं। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां ये लोग ये डिसाइड करती है कि वो उस यूकिंग सेक्ट के हर एक डिसाइपल से बारी बारी पूछेगी। यूलो उस जादुई मिरर की शक्तियां जानती थी, इसलिए वो सभी से कहती है कि सब्र के साथ इस टेस्ट को दो, तुरंत ही ये खत्म हो जाएगा। आगे उस यूकिंग सेक्ट में 2000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स होते हैं। सेक्ट लीडर के आदेश के अनुसार जितने भी डिसाइपल्स अभी उस सेक्ट में होते हैं सभी को पेश किया जाता है। सेक्ट लीडर उन सभी से कहते हैं कि सभी को यहाँ पे बारी बारी से टेस्ट देना होगा। अगर किसी ने भी इस टेस्ट को देने से इनकार किया तो यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स हैं सबको जासूसी माना जाएगा और हमारी यूकिंग सेक्ट से गद्दारी का अंजाम तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हारे साथ फिर आगे क्या किया जाएगा। अब इतनी बड़ी जो धमकी सेक्ट लीडर ने सभी डिसाइपल्स को दे दी थी, इससे सभी को तो खटिया खड़ी हो जाती है। अब आगे वहाँ पे टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक डिसाइपल को बुलाया जाता है और उसके सामने वही मिरर रखा जाता है और उससे फिर से वही सवाल पूछा जाता है, क्या तुमने कभी किसी डेविल के साथ कोलैबोरेशन किया है। वो डिसाइपल ना में जवाब देता है, लेकिन कोई रेड लाइट इमिट नहीं होती, यानी कि वो सच बोल रहा है। तो इसके बाद अगली डिसाइपल की बारी आती है और उसे भी यही सवाल पूछे जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। इतने में जो सेक्ट लीडर होते हैं यूलो से कहते हैं कि मेरी इंजरीज अभी भी हील नहीं हुई है, इसीलिए तुम इस टेस्ट को कंटिन्यू रखो और मैं जा रहा हूँ अपनी इंजरीज को हील करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके शरीर पे जो डिमंस ने कब्जा किया था और उन्हें पॉजेस किया था, जिसके कारण उनके शरीर में काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो गई हैं। इसे हील होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वो यूलो से कहते हैं कि वो जा रहे हैं। जिसपे यूलो से कहती है कि लिवॉन भी काफी ज्यादा इंजर्ड है, क्योंकि यहाँ आते हुए रास्ते में बहुत सारे डिमंस ने इस पे हमला किया था, इसे भी अपनी इंजरीज को हील करना है। क्या आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। सेक्ट लीडर लिवॉन और यूलो से कहते हैं कि तुम दोनों काफी दूर का सफर करके आए हो, तो क्यों ना यहाँ पे रेस्ट कर लो। इस पे यूलो से कहती है कि इस मामले के तहत तक मैं खुद जाऊंगी, लेकिन यहाँ लिवॉन इंजर्ड है, इसलिए आप इसे ले जा सकते हैं ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर ले। अब आगे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो लिवॉन को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ लिवॉन एक कमरे में अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। सबसे पहले ये देखता है कि उसके सिस्टम के पास अब कितने पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। अब टोटल उसके पास 87 पॉइंट्स बचे होते हैं, जिनका यूज वो बुक में लिखी गई उसी टेक्निक को सीखने में करता है। इस टेक्निक को स्प्रिट टेक्निक कहते हैं। इसका यूज करके कोई भी कल्टीवेटर अपने ही जैसा एक क्लोन बना सकता है। क्लोन में बिल्कुल उसी की ही जैसी पावर होगी, जिसके कारण उन दोनों का जो कॉम्बैक्ट पावर होगा वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ लिवॉन जो होता है इसी टेक्निक को मास्टर करने के लिए उन पॉइंट्स में से कुछ को खर्च कर देता है। इसके कारण वहाँ पे एक लाइट जनरेट होती है और उस बुक में जितनी भी टीचिंग्स होती हैं सारी की सारी एक सेकंड में ही यहाँ लिवॉन समझ जाता है। और काश ऐसी टेक्निक हमें भी मिल जाती कि बुक को एक बार छू करके उसकी सारी नॉलेज आ जाए हमारे दिमाग में। खैर ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ जब उन टीचिंग्स को लिवॉन समझ रहा होता है तो हम देखते हैं वो जो सेक्ट लीडर होता है ये तो बहुत शाना निकलता है, वो तो चुपके से लिवॉन पे यहाँ नजर रख रहा होता है। इसका तो यही मतलब बनता है कि सेक्ट के सारे डिसाइपल्स ही सही और सच्चे हैं, लेकिन इनका जो सेक्ट लीडर है वही धूर्त है, सारी चालें इसी की होगी और वही सेक्ट लीडर की पोजीशन में वो एक भेड़िया जासूस बनकर के यहाँ छिपा है। इधर दूसरी तरफ यूनो जो होती है उस सेक्ट के जासूस को ढूंढने में लगी पड़ी थी। उसने सेक्ट के मौजूद हर एक डिसाइपल से बारी बारी पूछ लिया होता है, लेकिन यहाँ सभी सच कह रहे होते हैं, किसी ने भी डेविल के साथ कोलैबोरेशन नहीं की थी, इसलिए अब तक उस मिरर में रेड लाइट अपीयर नहीं हुआ था। आगे जो एल्डर वी होते हैं यहाँ पे यूलो से कहते हैं अभी उनके और भी ब्रांचेस है जहाँ पे अलग अलग डिसाइपल्स रहते हैं, वो अगर चाहे तो उनसे भी जाकर के पूछ सकती है। इस पे यूलो कहती है कि वो यहाँ के एक भी ब्रांचेस को नहीं छोड़ेंगे, सारे ब्रांचेस में जाकर के खुद सारे डिसाइपल से इस बात की तहकीकात करेगी। इधर यहाँ उसकी पूछताछ जारी रहती है और आगे हमें वापस से लिवॉन को दिखाया जाता है, जहाँ लिवॉन ने क्लोन बनाने की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। जैसे ही वो इसका यूज करने के लिए सोचता है उसकी सिस्टम उसे एक अपग्रेडेशन दिखाती है, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट का यूज करके उसकी सिस्टम जो होगी वो नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगी। तुरंत ही लिवॉन यहाँ अपने सिस्टम को हायर लेवल पे अपग्रेड कर देता है, फिर लग जाता है अपने उसी क्लोन टेक्निक को ट्राई करने में। और इस टेक्निक के ट्राई करते ही लिवॉन ने हूबहू अपने ही जैसा दिखने वाला क्लोन वहाँ पे बना लिया था, जिसकी कॉम्बैक्ट पावर वो टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी टोटल बॉडी का 30% पावर ही रिलीज कर सकता है। लेकिन उसे 30% पावर रिलीज करने वाली क्लोन तो नहीं चाहिए। यहाँ लिवॉन चाहता था कि वो एक ऐसा क्लोन बनाए जो कि उसकी बॉडी का फुल 100% पावर को रिलीज कर सके। इसीलिए उसने अब तक कमाए गए जितने सारे पॉइंट्स होते हैं उससे आधे से ज्यादा का यूज कर लिया होता है। इसके कारण जब वो फिर से इस टेक्निक का यूज करने जाता है तो उसकी सिस्टम उसे बताती है कि होस्ट ने इस सिस्टम को अपग्रेड करने के कारण उसे एक प्रमोशन मिला है। अब वो प्रमोशन का सुन करके उसके जो 39 पॉइंट्स बचे होते हैं वो एक बार में सारे पॉइंट्स को लगा देता है। वो सारे पॉइंट्स को लगा करके ये देखना चाहता था कि आखिर उसकी बॉडी जो है वो किस तरह का क्लोन बना सकती है। अब यहाँ उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स सिर्फ 0 बचे रह गए थे, लेकिन जब यहाँ लिवॉन ने अपनी क्लोन टेक्निक का यूज किया होता है तो वो ये देख करके हैरान था कि अब वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 क्लोन्स को बना सकता है। और जब ये तीनों क्लोन्स एक साथ ही अटैक करते हैं तो जिस मैंशन में वो रह रहा होता है उसके सामने की दीवार ही पूरी तरह से गिर जाती है, जिससे लिवॉन को यहाँ पता चलता है कि एक एक क्लोन की जो उसकी कॉम्बैक्ट पावर है वो उसकी बॉडी का 70% पावर को रिलीज कर रही है, जिसका मतलब है कि ये टोटल क्लोन से एक साथ अटैक करके उसकी बॉडी का 210% पावर रिलीज कर रहे हैं। इन्हीं तीनों के एक साथ अटैक करने के कारण तो वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे पूरी दीवार ही ढह गई। अब आगे लिवॉन तो इस प्रमोशन से काफी ज्यादा खुश था और वो अपनी चाय एंजॉय करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस चाय के 2-3 सिप वो लेता है उसकी बॉडी पूरी तरह से हरी पीली पड़ने लगती है। यहाँ पे उसे ऐसा एहसास होता है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है और इससे पहले कि वो जान पाता कि ये किसने किया है यहाँ पे लिवॉन की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लिवॉन यहाँ पे मरेगा नहीं, उसके पास एक पुनर्जीवित होने वाली सिस्टम जो है जो कि उसकी स्पिरिट को वापस से उसकी बॉडी में डाल सकती है। उस पॉइजन के कारण तो यहाँ लिवॉन मरा पड़ा था। जैसे ही उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि एक बार फिर जो होस्ट है वो जेनरस तरीके से मरा है, लेकिन उसकी डेथ परफॉर्मेंस के पीछे रोने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पे सिर्फ 3 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। लिवॉन यहाँ पे कहने लगता है कि दत्त तरीके इस बार का मरना तो बिल्कुल बेकार गया क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट्स ही जो मिले हैं। अब आगे लिवॉन यही सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि ऐसे टाइम में उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की है। और जब उसे वहाँ पे कुछ हलचल और आहट सुनाई देती है तो वो अपने सामने जो नजारा देखता है इससे तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये वही धूर्त और मकार सेक्ट लीडर होता है जो कि लिवॉन के पास आता है और उसकी लाश को ठोकर मारने लगता है और उससे कहता है कि बड़े आए यहाँ पे राइटियस अलायंस की तरफ से मेरे सेक्ट के जासूस को ढूंढने के लिए। तुम बेवकूफों को क्या लगता है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पे किसी भी तरह के सीक्रेट को उजागर कर पाओगे? तू तो गया बच्चे, लेकिन अब तेरे साथ जो लड़की आई है अब अगली बारी उसकी है। अब इधर ये देखकर के लिवॉन तो जैसे शॉक में रह जाता है। ये पूरी गुत्थी यहाँ पे समझ में आ जाती है कि आखिर इस यूकिंग सेक्ट में जो ये सारी वारदातें हो रही हैं इसका कहीं न कहीं ताल्लुक इसी के ही सेक्ट लीडर से ही है। अब आगे हम देखते हैं कि उस लीडर ने एक तरह का खास ग्रीन लिक्विड निकाला था
और उस लिक्विड का सिर्फ एक ड्रॉप ही लिवान की बॉडी पे डाला होता है। इसके बाद लिवान की वो जो लाश होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। बाकी वो जो सेक्ट लीडर होता है वो यूलो का काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ जाता है। लिवान भी ये सुनकर के घबरा जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है, यहाँ पे वो सिर्फ एक आत्मा है। वो भी उस सेक्ट लीडर का पीछा करने लगता है कि देखते हैं कि ये आखिर करता क्या है। अब आगे हमें यूलो को दिखाया जाता है, जिससे वो एल्डर वही कहता है कि उसने लगभग सारे ब्रांचेस के डिसाइपल से पूछ लिया है, लेकिन अभी भी एक आखिरी ब्रांच बाकी है जिसके डिसाइपल से पूछताछ करनी बाकी है। यूलो उसी आखिरी ब्रांच की तरफ पूछताछ करने के लिए जा ही रही होती है। इधर दूसरी तरफ जो लिवान होता है वो सेक्ट लीडर का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि उस यूकिंग सेक्ट का सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जोन होता है। यहीं से ही उस पूरे सेक्ट पे उन डिमंस ने हमला किया था। आगे वो जो सेक्ट लीडर होता है उसकी बॉडी में से तो भयानक ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी। दूसरी तरफ लिवान काफी ज्यादा परेशान था कि अब वो करे तो करे क्या। तरफ वो जो सेक्ट लीडर है जो को यूलो को पूरी तरह से मारने के फिराक में है, दूसरी तरफ यूलो है जो पूरी तरह से बेखबर इस बात का पता लगाने में जुटी है आखिर इस सेक्ट का जासूस कौन है, कि यहाँ की खुफिया जानकारियों को डिमन सेक्ट को पहुंचा रहा है। अब आगे यूलो उस सारे एल्डर्स के साथ उस आखिरी ब्रांच में जा रही होती है वहाँ के डिसाइपल से पूछताछ करने। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बेचारी यूलो जो होती है अभी भी इसी फिराक में थी। वो सेक्ट के चारों तरफ से डिसाइपल्स को इकट्ठा करके ये ढूंढने में लगी हुई थी कि आखिर इस सेक्ट का स्पाई कौन है, क्योंकि अभी तक उसी जासूस को ढूंढने में लगी होती है जिसने डेमन अलायंस वालों का साथ दिया होता है। अब आगे उस बुढ़े ने यूलो को चांद से मारने के लिए अपनी चाल चल दी होती है। उसने एक पावरफुल अटैक यहाँ यूलो पे किया होता है। जवान यहाँ जो होता है वो सिर्फ देखता ही रह जाता है। वो यहाँ यूलो को सावधान करने की कोशिश तो करता है। उसे याद आता है कि वो अभी भी अपने स्पिरिट फॉर्म में है। उसकी आत्मा ना तो किसी को दिखाई दे रही है और ना ही उसकी आवाज किसी को सुनाई देगी। आगे वो सिस्टम से कहता है कि उसे अपनी बॉडी में दोबारा से पुनर्जीवित करना है। बाद में उसे याद आता है कि उस बुड्ढे ने तो उसकी लाश वाली बॉडी को ही कैप्चर कर लिया है। पुनर्जीवित होने के लिए उसे उसकी बॉडी की जरूरत होगी जो तो उसके पास थी ही नहीं। इधर दूसरी तरफ उस बुड्ढे ने यूलो पे जो अटैक किया था इसके कारण एक खास तरह का फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट होता है। चारों तरफ यूलो और वो जो एल्डर्स होते हैं वो अजीब से पिलर के बीच घिर जाते हैं। उन अलग अलग पिलर से यहाँ पे इविल ऑरा वाली रेड एनर्जी निकलने लगती है जो कि चारों तरफ से उन सभी को कैप्चर कर लेती है और वहाँ पे एक भयानक सा शील्ड क्रिएट कर देती है। जो एल्डर्स और बचे कुछ डिसाइपल्स होते हैं वो उस शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शील्ड इतनी ज्यादा खतरनाक और भयानक होती है कि वो उसे क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाते। दोनों उन सभी को इधर उधर भागने से रोकती है और उनसे कहती है कि हमें यहाँ एक जगह इकट्ठा होना होगा। अभी मैं अपनी एनर्जी का यूज करके तुम सभी को इस खतरनाक अटैक से बचा सकती हूँ। आगे वे सभी को एक जगह इकट्ठा करती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रीन शील्ड से कवर कर लेती है। आगे उसने उस बुड्ढे वाले खतरनाक से रेड शील्ड को तोड़ने के लिए अपने शॉर्ड मास्टर को एक्टिवेट कर लिया था। वो जो दोनों जुड़वा तलवारें होती हैं वो शील्ड को भेद देती है, जिससे वे शील्ड जो होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यूनो के साथ जो एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस बुड्ढे ने यहाँ वापस से उन पे अटैक कर दिया था। लेकिन इस बार जो अटैक क्या होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था। ये डिमन कल्ट का ही सिखाया हुआ अटैक होता है जिसके द्वारा उसने एक बहुत ही खतरनाक से मास्क को जनरेट किया था, जिसे निकलने वाला पर्पल मैजिकल स्प्रे जो होता है वो बहुत ही ज्यादा घातक होता है। अब आगे जो वो डिमन मार्क्स होता है वो यहाँ यूलो के शील्ड को तोड़ने के लिए लगातार अपने मैजिक स्प्रे से उसके शील्ड पे अटैक कर रहा था कि तभी यूलो जो होती है उस मार्क्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने शॉर्ड मास्टर को ऑर्डर देती है। वे जो दोनों तलवारें होती है उस मार्क्स से जाके टकरा जाती हैं। इसके कारण वो जो मार्क्स होता है वो मैजिकल स्प्रे तो नहीं निकालता, लेकिन इससे पहले कि वो मार्क्स दूसरी बार यहाँ पे अटैक कर पाता वे जो सारे एडलर्स होते हैं वो यहाँ पे यूलो की मदद करने के लिए अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो सभी की जो फ्लाइंग शॉट होती है वो एक साथ ही उस मार्क्स पे हिट करती है, जिसके कारण उस मार्क्स में इस बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो मार्क्स वहीं पे डीएक्टिवेट होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे जब यहाँ यूलो की तलवार उसके पास वापस आती है तो जैसा कि उसकी तलवार उससे बात कर सकती थी, उसे बताती है कि ये जो मार्क्स टूल है इससे निकलने वाला मैजिक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अब की बार उसे रोकने के लिए इन तलवारों ने अपनी आधी से ज्यादा स्पिरिट को यूज कर लिया है। लेकिन वो मार्क्स अगर दोबारा से रीजनरेट हुआ और उसने मैजिक लाइट को फिर से स्पिट किया तो अब की बार उस पावरफुल अटैक का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मार्क्स टूल से निकलने वाली जो मैजिक लाइट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है,
जैसे ही आसमान से वहाँ पे वो पर्पल धुआं चढ़ता है, यूलो तेज आवाज से बोलती है कि इस तरह से हम पे स्नेक अटैक करना बंद करो, जो भी है यहाँ पे हमारे सामने आओ। वे सभी भी उस बुढ़े को देख करके यहाँ पे हैरान रह जाते हैं कि असल में वो जो स्पाई था और ये सब कुछ जो इस सेक्ट में इतने दिनों से कर रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि यही का ही सेक्ट लीडर ये बुढ़ा था। जिसपे वो बुढ़ा उसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अभी सही आंसर दिया है। आगे जो वहाँ पे एल्डर्स होते हैं उस बुढ़े से पूछने लगते हैं कि आखिर आपने अपने ही सेक्ट साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी गद्दारी का क्या रीजन था। जिसपे वो बुढ़ा उसे कहता है कि कोई रीजन नहीं था, सभी लोग अपनी जान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा भी यही समझ लो कि मुझे भी जिंदा रहना है, उस डेमन कल्ट के हाथों नहीं मरना है। और मैं जानता हूँ कि जल्द ही यहाँ पे ये जो अराटियंस अलायंस के जितने भी सारे सेक्ट हैं, इन सभी पे कब्जा उस डेमन अलायंस का ही होगा। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए पहले ही उनसे हाथ मिला लिया है, क्योंकि डेमन अलायंस वाले जितने भी डेमन डायनेस्टी है उन्होंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि किस तरह से और कब ये पूरी अलायंस को कब्जा करने के लिए अटैक करेंगे। और उनका नॉर्थ वाला एरिया तो है ही उनके पास, और एक न एक दिन ये पूरा जो साउथ वाला एरिया होगा जिसमें राइटियस अलायंस वाले हैं, इन पे भी उनका कब्जा होगा और उस पूरे वर्ल्ड में उन्हीं का ही राज चलेगा। इसीलिए मैंने उनके साथ इसलिए हाथ मिला। उसे कहता है कि तुम तो ऐसा कहोगी क्योंकि तुम एक हाई प्रोफाइल एक बहुत ही बड़े सेक्ट से बिलोंग करती हो, इसलिए वहाँ पे पावरफुल बनने के लिए तुम्हारे पास वो सारे साधन थे और तुम अपने आप को बचा सकती थी, इसीलिए तुम यहाँ पे मुझे अच्छाई का लंबा चौड़ा भाषण दे रही हो। लेकिन जब किसी के सामने मौत का सामना पड़ता है तो उसे अपने सामने अच्छाई बुराई नजर नहीं आती, बस यही चीज याद रहता है कि उसे कैसे जीना है। मैंने अपने आंखों के सामने ही अपने डिसाइपल्स और एल्डर्स को मरता देखा उस डिमन कल्ट वालों ने जब हम पे पहली बार हमला किया था। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी इनकी तरह इस तरह से कायरो वाली मौत तो नहीं मरूंगा। जिस पे वो दूसरे एल्डर यहाँ पे लीडर को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि हमने साथ में ही कस्में खाई थी, तो उस डिमन कल्ट वालों ने क्या किया, हमारे जो ग्रैंड मास्टर थे उसे जान से मार डाला और फिर उनके हाथों में जो कुछ था उन्होंने गवा दिया। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मेरी हालत मेरे मास्टर की तरह नहीं होगी और अपनी जान गंवाने से ज्यादा अच्छा मैंने ये फैसला किया कि मैं उन्हें डिमन कल्ट का साथ ही दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये जो अच्छाई वाले जो नारेबाजी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेतुकी और खोखली बातें हैं जिनकी कीमत मेरी जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं। ये आगे यूलो उसे कहती है कि इसका मतलब सही है कि तुमने इस राइटियंस अलायंस वालों को ही धोखा दिया और उस डेमन सेक्ट वालों के लिए एक कुत्ते बन के रह गए, तक कि तुमने अपने ही इस यूकिंग सेक्ट को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश की। तो बुढ़ा उसे कहता है कि मेरे पास ये करने के अलावा और कोई इशारा नहीं था, मुझे अपने आप को बचाने के लिए और इस यूकिंग सेक्ट को बचाने के लिए कुछ एक आध दो लोगों को तो मारना ही पड़ा, लेकिन मैंने जैसे ही उस डिमन अलायंस वालों से कहा कि मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने बस यही शर्त पे हमारे इस सेक्ट पे हमला करने से छोड़ दिया कि अगर मैं उनके लिए उसी एंशिएंट सोल स्टोन को ला करके दूं तो वो हम पे कभी हमला नहीं करेंगे। अब ये एंशिएंट सोल स्टोन वही है जिसके लिए यूलो जो है वो उस यूकिंग सेक्ट में आई थी और यही उसका छुपा हुआ मिशन होता है। अब इसी एंशिएंट सोल स्टोन को वो डिमन अलायंस वाले भी ढूंढ रहे हैं, इसका पता उसे चल चुका था। इसीलिए यूलो अब उस एल्डर से पूछती है कि आखिर इस एंशिएंट सोल स्टोन में ऐसी क्या चीज है जिसके पीछे सभी पड़े हैं। यहाँ पे जो एल्डर होते हैं उसे स्टोन के बारे में बताते हैं कि ये हमारी यूकिंग सेक्ट का एक विरासत है कि हमें 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमें इनहेरिट किया था। ये जो सोल स्टोन है ये हमारी सेक्ट के सीक्रेट लाइब्रेरी में रखा गया है, जिसका काम होता है कि इस माउंटेन और यहाँ के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी से स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करके अपने पास इकट्ठा करना और इसी स्टोर हुई एनर्जी का यूज बाद में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। लेकिन यह इस जगह पे रखी गई है। सीक्रेट लाइब्रेरी को तभी खोला जा सकता है जब इस सेक्ट के सारे एक जगह इकट्ठा होंगे, वे सभी एक खास तरह का मंत्र बोलेंगे और तभी वो सीक्रेट लाइब्रेरी ओपन हो पाएगी। अगर एक भी मास्टर मिसिंग रहा तो वो लाइब्रेरी नहीं खुल सकती। अब यहाँ पे इन सभी को ये गुत्थी समझ में आती है कि उस दिन जो यहाँ के सेक्ट के 2 एल्डर्स की मौत हुई थी, उस बुड्ढे ने जानबूझकर के उन दोनों की यहाँ पे जान ले ली थी, क्योंकि उसका मकसद था कि वे उसे फोर्सफुली उसी सीक्रेट लाइब्रेरी को खुलवाना चाहते थे,
जब उन एल्डर्स ने यहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया तो इस बुढ़े ने पहले तो उन्हें मार डाला, फिर यहाँ पे ऐसा नाटक किया जैसे कि इस पे किसी डिमन ने कब्जा किया हो, और वो पूरी तरह से उस डिमन के कब्जे में था। वो सिर्फ उस बुढ़े का रचा रचाया नाटक था, जिसमें वो बुढ़ा यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन दो एल्डर्स के मरने के बाद राइटियस अलायंस वाले इस मामले की छानबीन करने के लिए किसी बड़े अधिकारी को यहाँ पे खुद पर्सनली भेज देंगे। तब मुझे ये बात पता चला कि वो अधिकारी और कोई नहीं बल्कि यूलो ही इस बात की तहकीकात करने के लिए आ रही है, तो मैंने ही इसे मरवाने के लिए माउंटेन्स में डिमन को भेजा था। आगे वो यूले से कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े पोस्ट वाली अधिकारी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफी का काम करोगी कि तुमने उस जादुई मिरर से सबके सामने रख करके ये पूछलवाया कि क्या तुमने डिमंस का साथ दिया है कि नहीं, लेकिन मेरे सामने तो उस मिरर को कभी रखा ही नहीं, और तुम्हारा तो शक तो मुझ पे गया ही नहीं कि मैं भी स्पाई हो सकता हूँ। इस पे यूलो से कहती है कि मेरा शक कैसे जाता तुम पे, तुम इतने ज्यादा अच्छे नाटक कर चुके, तुमने जो इंजर्ड होने का ड्रामा किया मैं उसमें पूरी तरह से ही फंस गई, और मुझे लगा बुड्ढे कि तू वाकई में इंजर्ड होगा। तूने अपने सेक्ट को बचाने के लिए इतने बड़े खतरे का जो सामना किया, और मैं तुम्हारे यहाँ पे किसी तोते की तरह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो मार्क्स टूल है इसकी एनर्जी को मैं वापस से रिस्टोर कर सकूं, और स्पेशली इस तरह के मैजिकल वेपन को मैंने डिमोनिक अलायंस वालों से बोरो किया है। अब आगे दूसरे एल्डर जो होते हैं वो इसकी दगाबाजी देखते हुए यहाँ पे इस पे एक अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो अटैक नाकाम रहता है। इससे यूलो उस बुढ़े की चाल समझ चुकी होती है और उसे कहती है कि तू तो एकदम धोखेबाज कुत्ता निकला, जिस पे सेक्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हें यूं ही नहीं एक बड़े से पोस्ट पे रखा गया है, मैं कोई ना कोई एबिलिटी तो जरूर है जो कि तुम मेरी हर बात को गेस कर ले रही हो। भी सोचो कि मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट क्यों करूंगा तुम सभी के जवाबों को तोते की तरह देने के लिए। मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि मैं अपने इस मैजिकल टूल को दोबारा से सेटअप कर सकूं कि ये दोबारा से फुली जनरेट होते हुए फिर से उसी मैजिकल लाइट को इमिट कर सके। अब आगे इससे पहले कि वो जो मार्क्स टूल होता वो दोबारा से एक्टिवेट हो पाता, यहाँ यूलो उसकी चाल को समझते हुए अपने शॉर्ट मास्टर को उस पे भेजती है अटैक करने के लिए, लेकिन वो जो मार्क्स टूल होता है वो जनरेट हो चुका था और इस पे से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब की बार वो जो शॉर्ट मास्टर होती है इसके इंटेंसिव पावर को नहीं झेल सकती थी। अब आगे उन सभी को वहां पे एक ही जगह मारने के लिए वो जो बुड्ढा होता है एक मैजिकल लाइट सोल इरोजन एरे को एक्टिवेट करता है। ये उस मैजिकल टूल के द्वारा जनरेट किया गया एक ऐसा एरे होता है जो कि पिछले बार से 9 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा उस बुड्ढे ने इस मैजिकल टूल को रीसेट करने में वक्त लिया होता है तो उसकी पावर उतनी ज्यादा गुना बढ़ती ही जा रही थी। इधर यूलो जो होती है वो इसकी पावर की इंटेंसिटी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, इसलिए बाकी के एल्डर्स जो होते हैं वे उसकी मदद करने के लिए अपने अपनी तलवार से उस मैजिकल टूल पे अटैक करते हैं, लेकिन ये जो अटैक है उस मैजिकल टूल पे इफेक्ट नहीं करता। इस पे बुड्ढा उनसे कहता है कि तुम अपना जितना टाइम लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि एक बार ये जो मेरा मैजिकल टूल है ये अपने 9th लेवल पे आ गया तो फिर तुम सभी के पावर्स मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसपे एल्डर अब यहाँ यूलो से पूछता है कि और कितनी देर तक हम इससे रोक पाएंगे। हाँ, यूलो अपनी मदद करने के लिए लिवॉन को बुलाती है, लेकिन वो बुड्ढा उसे बताता है कि यहाँ पे किसी की उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें आकर के बचाएगा, क्योंकि जो लड़का तुम्हारे साथ आया था उसे मैंने पहले से ही रास्ते से साफ कर दिया है और उसकी बॉडी तो अभी जहर के समुंदर में गोते खा रही है। ये सुनते ही यूलो उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने लिवॉन को जान से मारने की भी कोशिश की, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अब यहाँ यूलो को तो यकीन नहीं आता कि इस बुढ़े ने लिवॉन को जान से मार दिया है, इसीलिए वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिवॉन को मारने की। जिसपे वो बुढ़ा सेक्ट लीडर कहता है कि तो क्या हुआ कि मैंने तुम्हारे साथी को जान से मार डाला, चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद मैं तुझे भी वहीं पर पहचानने वाला हूँ, इसीलिए वहीं जाकर के मिल लेना कि कैसे मारा था। बाकी उस बुढ़े ने जो उस मैजिकल टूल को रीजनरेट करने में टाइम लिया था उसकी पावर सब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसी मार्क्स टूल से वो यूलो पे जानलेवा हमला करता है। इधर लीजी यहाँ पे कश्मकश में होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या उसे अभी जाना चाहिए यूलो को बचाने के लिए या फिर थोड़ी देर तक और इंतजार करना चाहिए। तो आखिर देखे तो सही कि ये बुढ़ा उस टूल का किस तरह से और कितनी देर तक यूज कर पाता है। इधर यूलो ने उसके अटैक का सामना करने के लिए अपने खून की आहुति दे दी होती है अपने शॉर्ट मास्टर्स को,
और उन दोनों ट्विंस शॉर्ट्स को हेल्प करने के लिए पुकारा होता है। दो तलवारों के साथ साथ वहाँ जितने भी एल्डर्स होते हैं फिर से एक अंतिम कोशिश करते हैं। वो सारी की सारी अपनी ताकत लगा देते हैं उसी मैजिकल टूल को खत्म करने के लिए। लेकिन उस बुढ़े सिख लीडर ने इनके सभी अटैक्स को डॉज कर लिया होता है। वो इनकी इस तलवारों के अटैक को उस मैजिकल टूल तक पहुंचने ही नहीं देता। उसकी ये जो दो तलवारें होती हैं वो यूलो पास वापस आ जाती हैं, जिसे देख करके वो बुढ़ा उसे पूछने लगता है कि अभी भी टाइम है, अगर तुम सरेंडर कर जाती हो तो मैं तुम्हें अपने गिरोह में शामिल कर लूंगा और तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा इसी तरह से सामना करने की जिद करती रही तो फिर तुम्हारी भी यहाँ पे मौत पक्की है। जिस पे यूलो से कहती है कि तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक को देख करके तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने साथी लिवान की ताकत देखी है। मैं जानती हूँ कि मेरा जो साथी लिवान है उसे तुमने इतनी आसानी से तो नहीं मारा होगा, वो अभी भी जिंदा होगा। जिसमें बुढ़ा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे उसकी नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए कि अब तुम मेरे अटैक से अगली बार कैसे बचोगी, क्योंकि अब उस बुढ़े ने उस मार्क्स टूल की पावर को 100% जनरेट कर लिया होता है और एक ऐसा खतरनाक अटैक उनके फॉर्मेशन पे करता है जिससे सारे एल्डर्स उसकी इंटेंसिटी को सह नहीं पाते और पीछे हटते जाते हैं। यहाँ यूलो भी उस अटैक से काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और बिल्कुल भी उठ खड़ी होने के लायक नहीं होती। यहाँ वापस से वो अपने शॉर्ट मास्टर्स को उसी मैजिकल टूल को तबाह करने के लिए फिर से भेजती है, जिसपे वो सिख लीडर उनसे कहता है कि चलो इस बार मैं देख ही लेता हूँ कि तुम इन तलवारों से मेरे इस मैजिकल टूल का सामना कैसे करोगी। तुम्हारी ये जो शॉट्स हैं वो कितनी देर तक इसका सामना कर पाएंगी। अब आगे यहाँ सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाता है। यहाँ पे यूलो अब हारने वाली होती है कि ये देख के जो लिवान होता है वो तुरंत ही अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसे वापस से रिवाइव होना है, यानी उसे दोबारा से पुनर्जीवित कर दो। जैसे ही वो अपने सिस्टम को ये ऑर्डर देता है, उसकी सिस्टम जो होती है कि बॉडी तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसकी बॉडी ना होने के बावजूद भी यहाँ पे लिवान को वापस से पुनर्जीवित कर देती है। जैसे यहाँ यूलो लिवान को देखती है उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। वो उस बुड्ढे से कहती है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अब तुम इस एक लीडर को अच्छा मजा चखाओगे। जिसपे उस बुड्ढे को लग रहा होता है कि यूलो यहाँ पे जानबूझ करके ये नाटक कर रही है, इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से बेवकूफ बन जाऊंगा। अपना ध्यान तुम पे अटैक करने के बजाय किसी दूसरी तरफ करूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। लेकिन जब वो अपने पीछे लिवान की ऑरा को देखता है जो कि अपने पावर्स को जनरेट कर रहा होता है तो उस बुड्ढे की तो खटिया खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक लिवान नहीं बल्कि लिवान ने अपने उसी क्लोन टेक्निक का यूज करके अपने जैसे कई सारे क्लोन्स बना लिए होते हैं। और फिर यहाँ लिवान और उसके सारे क्लोन्स मिल करके उस बुढ़े पे एक जोरदार अटैक करते हैं। यहाँ मात्र लिवान के सिर्फ एक ही अटैक से वो जो ओल्ड मैन होता है वो पीछे हट जाता है और बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को तो मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो तुम वापस से फिर से कैसे जिंदा हो सकते हो। जिसमें लिवान उसे कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। आगे लिवान जो होता है वो यूलो से कहने लगता है कि मुझे आने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, लेकिन फिक्र मत करो, पहले मैं इस सिख लीडर से निपट लेता हूँ, फिर आगे हम क्या प्लान बनाएंगे इसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सिख लीडर होता है वो अभी भी इसी शौक में होता है। वो लीजे से ये जानना चाहता था कि मैंने तो उस दिन तुम्हें जहर दे दिया था और उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, तो तुम अभी यहाँ पे सही सलामत कैसे खड़ी हो मेरे सामने। जिसपे जाहिर सी बात है कि लिवान उसे अपनी सच्चाई तो बताएगा नहीं कि उसके पास एक ऐसी सिस्टम है जिसका यूज करके वो मर के वापस से जिंदा हो सकता है। तो यही जवाब देता है कि मैं जब से इस सेक्ट में आया हूँ तुम्हारी मैंने ओवर एक्टिंग को पहले से ही जान लिया, इसीलिए मैं तुम्हारी इस दोगलेपन के लिए तैयार था। जिसपे वो बुढ़ा उसे कहता है कि अभी तुमने मेरी चतुराई देखी ही कहाँ है, तुम कोई बात नहीं, अगर तुम वापस से जिंदा हो गए हो तो चलो मैं तुम्हें एक बार और फिर से मार देता हूँ। ऐसा कहती ही वो सिख लीडर जो होता है वो लिवान को मारने के लिए अपने शॉर्ट स्पिरिट को जनरेट करता है, जिसे देखते ही यूलो समझ जाती है कि यहाँ लिवान इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिख लीडर के कल्टीवेशन के बराबर भी नहीं है। इसलिए वो लिवान को वार्निंग देती है कि तुम अभी के अभी इस फाइट से विड्रॉ कर लो, और रही बात इससे फाइट करने की तो इसका सामना मैं कर लूंगी, क्योंकि तुम इसके बराबरी की नहीं हो, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। अब आगे लिवान उसकी एक नहीं सुनता और उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बुड्ढे द्वारा की गई अटैक के सामने आ जाता है। जिसपे वो बूढ़ा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस यूल द्वारा बनाए गए शील्ड के अंदर तुम चले जाओगे तो मेरी ये तलवारें तुम पे अटैक नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे साथ साथ इस शील्ड के अंदर जितने भी सारे लोग हैं वो अभी के अभी साथ में ही मारे जाओगे। जैसे ही वो दो बड़ी तलवारें इन पे अटैक करने के लिए तेजी से इनके तरफ बढ़ती हैं,
यूनो उन सबको बचाने के लिए अपने उसी शॉर्ट मास्टर का यूज करती हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट मास्टर की तलवारें होती हैं ये उस बड़ी सी तलवार के सामने फीकी पड़ जाती हैं और वे दोनों ट्विन शॉट जो होती हैं उन बड़ी तलवारों का रास्ता नहीं रोक पाती। वो तेजी से यहाँ यूनो पे अटैक करने के लिए बढ़ रही होती हैं, लेकिन इस अटैक के बीच में यहाँ पे लिवॉन आ जाता है और इसकी बॉडी को ये दो तलवारें भेद देती है, जिसकी उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे बिखर के राख हो जाती है। अब ये देख के यूनो पूरी तरह से शॉक रह जाती है कि किस तरह से लिवॉन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। तो उसे काफी ज्यादा सदमा लगता है और जितना भी किसी का हार्ट लिवॉन की मौत से मूव होगा उसे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही लियोन जो होता है अपने स्पिरिट फॉर्म में आता है, उसकी सिस्टम उसे बताती है कि इस बार होस्ट की जो डेथ परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा जनरसली आउटस्टैंडिंग थी और अब की बार उसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि 287 पॉइंट्स होते हैं। अब इतना ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट सुन के तो यहाँ लिवॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और समझ जाता है कि ये जो ल्यूनो है उसकी मौत से काफी ज्यादा आहत हुई है, इसीलिए तो उसे इतने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। इधर दूसरी तरफ वो जो सेक लीडर होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, ये चाहता तो मुझ पे स्नीक अटैक कर सकता था, लेकिन इसने मेरे सामने से आकर के बड़ी बेवकूफी ये की कि वो उस शील्ड के अंदर जा गिरा जहाँ पे पहले ये सारे मेरे कैद में फंसी हुई हैं। तो इस बेवकूफ का पुनर्जीवित होना बेकार गया क्योंकि दोबारा तो ये मेरे ही हाथों से मरा। इधर दूसरी तरफ हम यूनो को देखते हैं जो कि इस लिवॉन की मौत से इतना ज्यादा हर्ट हुई थी कि उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं रहता और वो पूरी तरह से विकराल रूप में आ जाती है। यहाँ पे उसके रूप को देख करके लिवॉन को याद आता है कि एक बार उसने बताया था कि हर किसी के अंदर डिमंस होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के ये अंदर का जो डिमन होता है वो उनके शरीर पे तभी हावी हो जाता है जबकि उनकी माइंड की स्थिति पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और जब वो डिमन एक बार उस शरीर पे हावी हो जाता है तो उसमें इतनी ज्यादा पावर आ जाती है जो कि थंडर के कंपैरिजन के बराबर होती है। अब बिल्कुल यूनो के साथ यही हो रहा होता है। यहाँ पे वो कुछ स्पेल्स को कास्ट करती है जिसके कारण उसकी बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल थंडर जनरेट करने लगती है और उस पावर से एक बहुत ही खतरनाक किस्म की एक बड़ी सी शॉट प्रोड्यूस होती है, जिसे देख के वो बुड्ढा कहने लगता है कि तुम्हारे इस थंडर पावर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मुझे नहीं हरा पाएगा। आगे उसने अपने मैजिकल टूल वाले मास्क को भी एक्टिवेट कर लिया होता है इस अटैक का सामना करने के लिए। तभी यहाँ पे लिवॉन की सिस्टम जो होती है वो उसे बताती है उसने एक खतरे को यहाँ पे डिटेक्ट किया है और यूनो अपने इस पावर का यूज करती है जो कि उसकी मिस्टीरियस सीक्रेट बुक में लिखा है। अगर वो मिस्ट्री बुक के लिखे गए टेक्निक को आजमा लेती है तो यूनो का यहाँ पे सर्वाइवल चांस जो है वो 0% है। ये देख के लिवॉन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि अगर यूनो ने ये अटैक किया तो वो यहाँ पे मर सकती है और इस फाइट में जीतना तो दूर की बात है, यहाँ पे उसकी जान पे खतरा है। इसलिए लिवॉन जो होता है वो उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जैसे ही यूनो युवान को वापस से जिंदा देखती है वो काफी खुश हो जाती है। लिवॉन उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और इस बुड्ढे के साथ अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं। इतने में जो यूनो होती है वो बेहोश होकर के नीचे गिरने वाली होती है कि लिवॉन उसे थाम लेता है, वो उसे उठा करके एक सेफ जगह पे रखता है। यहाँ यूनो लिवॉन की बाहों में इस तरह से सिमट जाती है कि उसे अब अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। शर्म के मारे उसके यहाँ गाल जो होते हैं लाल पीले हो जाते हैं। अब आगे जो लिवॉन होता है वो उस एक लीडर को चैलेंज कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब असली मैजिकल एरे का फॉर्मेशन दिखाता हूँ। अब इससे पहले कि हम ये जान पाते कि यहाँ पे उस एक लीडर का सामना करने के लिए लिवॉन ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है जिसके कारण वहाँ सिर्फ हमें आग ही आग दिखाई जाती है और इसी आग के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस अभी भी यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है कि लिवॉन जो है वो इस एक लीडर का कैसे सामना करेगा और फिर इसके बाद आगे कहानी किस मोड़ पे जाएगी ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।